नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 आपकी आवाज़ और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी पोद्दार। अक्सर हमने देखा है कि हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमारे शरीर में भी कई बदलाव देखे जाते हैं, जैसे बालों का अधिक झड़ना, वजन का अधिक बढ़ना या शरीर में आयरन की कमी होना। लेकिन जब हम अपने डाइट प्लान में बदलाव करते हैं या अच्छी डाइट लेते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि ये परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगी हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही डाइटिशियन और कैंसर विनर दीपिका ए भाटिया जी मौजूद है, जिनसे हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिनके जवाब आप भी जानना चाहते हैं। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 28 आपकी आवाज़ में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि आप जो एज अ डाइटिशियन काम कर रही है, आप एक कैंसर विनर भी रह चुकी है, जिन्होंने किसी टाइम पर कैंसर पर जीत भी हासिल की है। तो दीपिका जी, वो क्या स्टोरी है जब आप कैंसर से लड़ रही थी और कैंसर से जीत हासिल की है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और न्यूज़ 28 चैनल को भी धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आज जो मेरी यहाँ स्टोरी चल रही है या जो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ या घर से जो मैं चीज़ों को सोचती हूँ वो मंच शायद काफ़ी नहीं है लोगों के लिए। तो मुझे उस चीज़ को एक इंस्पिरेशन बताना था कि किस तरीके से लोग अपने आप को ठीक रख सकते हैं और किस तरीके का लाइफस्टाइल अपना के अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसे चैनल्स पर जानी ताकि लोग मोटिवेट हों। तो सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी कि मेरे इसके पीछे जो आज मैं डाइटिशियन हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है। तो पहले मैं ऐसा कुछ भी नहीं थी, जो इस तरीके की चीज़ें नहीं करती थी। एक सिंपल एक होम मेकर थी, घर में जैसे सभी लेडीज़ अपना घर का काम करती हैं बिल्कुल वैसा ही रहती थी। लेकिन कुछ चीज़ों ने मुझे इस तरीके से झंझोड़ दिया कि मैं इस तरफ आई। तो आज से 5 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था और वो लास्ट स्टेज का कैंसर था। 3 साल तक जो है उसमें किसी भी तरीके का यानी कि आप कह सकते हो कि कोई उसको जान ही नहीं सका था, कोई डॉक्टर भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो देन 3 साल बाद वो डिटेक्शन हुई। आफ्टर तब तक मेरी लास्ट स्टेज हो चुकी थी कैंसर की। जब वो लास्ट स्टेज में पता लगा तो काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था कि शायद आप नहीं बच पाएंगी, और मेरे पास सिर्फ 30% चांस था उस चीज़ के लिए बचने के लिए। तो डॉक्टर ने बड़े क्लियरली इन शब्दों को बोला था कि आपकी विल पावर ही है जो आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है या आप ज़िंदा रह सकते हैं। तो बस उसी दिन ठान लिया था। पहले तो सर्जरी हुई, बिकॉज़ मेरी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में 28 ट्यूमर्स थे, और जब पता चला तो किसी को भी अगर पता चलेगा तो वो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। बिकॉज़ मुझे इसलिए इस चीज़ का बहुत तकलीफ़ हुई थी उस समय, क्योंकि मेरे फादर भी जो थे वो कैंसर से चले गए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी भी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक 35 या 38 की एज में आपने शायद ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं किया होता, तो हमेशा मुझे एक ही चीज़ सताती थी कि अगर आज मैं कैंसर से चली जाती हूँ तो मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ भी नहीं देख पाऊँगी। इवन जो मेरे बच्चे उस टाइम करियर की तरफ जा रहे थे तो इनको कौन संभालेगा। और सबसे बड़ी बात, जब मेरे फादर कैंसर से गए थे तो एक अधूरापन सा ज़िंदगी में स्टार्ट हो गया था आना, कि अब शायद हम अपने पापा के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ जो आपके फादर होते हैं वो एक आपकी बैकबोन होते हैं। लेकिन सारी चीज़ें वो मेरी मदर पर आ गई, और देन मेरी मदर ने उनको बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन आफ्टर देन मैं यही चाहती थी कि मैं अगर इस चीज़ से निकल जाऊंगी तो शायद मैं बच गई तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। तो भगवान से यही दुआ मांगती थी तब कि कुछ ऐसा कर जाऊं ज़िंदगी में कि जो आज मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। तो मैं वो वजह जानना चाहती थी, लेकिन वजह अभी कहीं मिल नहीं रही थी। देन सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद 12 कीमो हुई। कीमो ने तो मेरा दिल ही दहला दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की वो स्टेजेस होती हैं। बाल चले जाना, आँखों के अंदर रोशनी बहुत कम हो गई थी,
फेस के ऊपर ब्लेमिशेस हो गए थे। मतलब एक औरत के लिए बहुत सारी उसकी जो ब्यूटी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो ब्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और इतना शरीर कमज़ोर हो गया था कि मैं गिलास पकड़कर पानी पीना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि कीमो के दौरान मैं फ्रिज के अंदर हाथ नहीं डाल सकती थी, ठंडी किसी चीज़ को नहीं उठा सकती थी। तो अंदर पूरे ईसोफेगस से लेकर नीचे तक सारे छाले ही छाले हो गए थे। बहुत कठिन समय निकाला, लेकिन फैमिली सपोर्ट और मेरा विल पावर, ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए। तो ये दोनों ने मेरा साथ दिया, मेरी मदर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये हमेशा मेरे साथ थे। शायद मैं इसीलिए निकल पाई। और मेरे भगवान, जिनको मैं इतना ज़्यादा मानती हूँ कि हमारे समाजी हैं, टोटली हम रोज़ हवन करते थे। जिस दिन मैं सर्जरी से भी वापस आई तो सभी बोलने लगे कि अभी तो उठ नहीं सकती। मैंने कहा नहीं, मैं उठकर हवन करूँगी, और टिल आज भी हमारे घर के अंदर हवन होता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअलिटी, विल पावर और फैमिली सपोर्ट, ये तीनों अगर मिल जाएं तो हम बहुत बढ़िया कमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद जो थोड़ी सी स्टोरी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि चलना कैसे है आगे। डाइट का बहुत बड़ा रोल था। बीच में कुछ वास्तु टिप्स भी किसी ने बताए, मैंने वास्तु भी किया, लेकिन उसके बाद भी जो वो चीज़ें थी वो मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे हेल्थ क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। देन मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैंने कोर्सेज़ किए, क्योंकि शुरू से बीएससी इन डायटिक्स थी, लेकिन कभी प्रोफेशन को चुना नहीं था। लेकिन हस्बैंड की सपोर्ट से मैंने कोर्सेज़, एडवांस कोर्सेज़ और इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट करी, क्योंकि जिस भी किसी डाइटिशियन के पास जाती थी और मुझे पता था कि आफ्टर एवरी कीमो मेरा 2.5 kg वेट बढ़ जाता था। तो मुझे समझ नहीं आता था कि वो वेट किस लिए बढ़ रहा है। उसी के पीछे स्टडी किया कि, और दूसरी स्टडी मैंने इसलिए की कि मुझे कैंसर क्यों हुआ। तो चीज़ों को समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ों के हम स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं अपनी लाइफ में। इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि जिस स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस किस तरीके से लेते हैं, अच्छा बच्चे ने कंपटीशन में जाना है, बिकॉज मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है इस टाइम और बेटी नर्सिंग कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ों के मैंने उस टाइम स्ट्रेस ले रखे थे। तो दैट्स वाई शायद ये भी था, और भी बहुत सारे स्ट्रेस थे। तो वो जो लाइफ में एक स्ट्रेस बनकर आया तो वो कैंसर का रूप ले लिया उसने। तो मेरी सभी दर्शकों से हमेशा यही रहता है कि आप स्ट्रेस कम से कम लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस होने से सिर्फ बीमारियां होंगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को भूल जाते हैं उस समय। हम सिर्फ स्ट्रेस में होते हैं और जो भी हम खा भी रहे होते हैं ना, वो लगता ही नहीं है हमें। दैट्स वाई वो स्ट्रेसेस नहीं होने चाहिए। देन आज मैं बहुत अच्छी डाइटिशियन हूँ, मैं खुद अपने आप पर प्राउड फील करती हूँ, और मेरे जीवन में जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए वो सभी मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप हर बार 2.5 किलो वज़न क्यों बढ़ा लेती हैं कीमो में, बिकॉज मेरे डॉक्टर्स भी बोलते थे अक्सर जो है लोग कीमो के अंदर वेट लूज़ करते हैं, आपका क्यों बढ़ रहा है वो मुझे नहीं पता। तो देन मैंने इसके ऊपर भी सर्च किया, तो पता लगा कि लार्ज इंटेस्टाइन ना होने की वजह से बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको, और दूसरे आपके स्टेरॉइड्स जो कीमो के अंदर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है। किसी का वेट गेन होता है, किसी का बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से मैंने इस जीवन को आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो आज मेरे बहुत सारे चैनल्स में भी प्रोग्राम्स आते हैं, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं हर जगह जाती हूँ। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैम, ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि आपने कैसे अपने विल पावर के दम पर अपने कैंसर के लास्ट स्टेज पर भी कैंसर से जीत हासिल की। मैम, इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप आज एक प्रयास ट्रस्ट की फाउंडर है, तो मैम ये किस तरीके से काम करता है, आप इसके ज़रिए कैसे लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करती है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी, एक्चुअली आज एक प्रयास ट्रस्ट जो है कैंसर अवेयरनेस, वो मेरा सपना नहीं था, ना कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके की कोई चीज़ करूँगी। बस इतना ही चाहती थी कि परमात्मा ने सेकेंड लाइफ दी है, तो सेकेंड लाइफ को मुझे लोगों तक कैसे पहुंचाना है और लोगों को हेल्दी कैसे रखना है। तो जब मैं हॉस्पिटलाइज थी
और हॉस्पिटलाइज होने के बाद ये समझ में आया कि जीवन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और हेल्थ, जीवन के लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सब कुछ ज़िंदगी में पा सकते हो, लेकिन आप करोड़ों रुपए भी कमा लो, करोड़ों रुपए देकर भी आप अपनी हेल्थ को नहीं पा सकते। आज अगर मेरी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, तो लार्ज इंटेस्टाइन मैं करोड़ों रुपए में भी खरीद नहीं सकती हूँ। उस चीज़ को, आपका अगर कोई भी अंग शरीर का ख़त्म हो गया है, आप उसको कभी भी वापस नहीं पा सकते। तो यहाँ से मेरा जुड़ाव जो है वो शुरू हो गया अवेयरनेस की तरफ, कि इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, इतनी दुनिया जो है वो परेशान है। मेरी जब कीमो चल रही थी तभी मैंने पार्क्स के अंदर जा जा के अवेयरनेस करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं अवेयरनेस का काम करती थी, लेकिन वो पता नहीं था कि कब वो सिचुएशन स्टार्ट होनी है, क्योंकि ज़िंदगी में हम सब कुछ सोच कर नहीं बैठे होते कि लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना। बस दिमाग में ये चीज़ चली कि मेरे फादर गए हैं, हो सकता है मैं भी चली जाती उस चीज़ के अंदर से। क्योंकि एक बड़ी मज़ेदार किस्सा था मेरे साथ कि जब मैं कैंसर से पीड़ित थी, तो जब मेरी कीमो होती थी तो मैं हमेशा इतने अच्छे से तैयार होकर जाती थी और हमेशा नए कपड़े पहनकर जाती थी, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ज़रूर नए कपड़े खरीद कर लाती थी कि शायद ये मेरी लास्ट हॉस्पिटल जाने का लास्ट डे हो। तो मैं इस तरीके से जाती थी। तो इवन हॉस्पिटल वाले भी पूछते थे कि पेशेंट कौन है। तो इस चीज़ की भी मुझे एक अंदर से खुशी होती थी कि चलो इनको ये ही नहीं पता चल रहा कि पेशेंट कौन है। तो ये कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। तो इवन मेरे डॉक्टर्स भी बोलते थे, जब पेशेंट्स बाहर बैठे होते थे तो वो भी बोलते थे कि इनसे सीखो अगर जीना सीखना है तो देन इसके बाद मेरा मकसद था कि मुझे जितने भी लोग आसपास मुझे नज़र आते थे, रिक्शा पुलर्स हैं, कोई भी है, सब्ज़ी बेचने वाला है, कोई भी है, मैं अपने घर के सामने एक मेरे पार्क है उसके अंदर जाती थी, होर्डिंग्स लेकर जाती थी और इस तरीके से अवेयरनेस करती थी और सबको बुलाती हुई चली जाती थी कि आप 10 मिनट के लिए मेरी बात ज़रूर सुने। और शायद वो एक धीरे धीरे वो सफ़र शुरू हुआ मेरे ट्रस्ट बनाने का। तो पहले इसका नाम कैंसर फ्री इंडिया था, उसके बाद इसका नाम प्रयास रखा गया। उसके बाद जब मैंने देखा कि इसको हमें एक रजिस्टर्ड के रूप में लोगों के लिए लाना है, क्योंकि लोग बहुत सारे पूछते थे कि क्या ये रजिस्टर्ड है, तो देन इसका नाम हमने आसिक प्रयास रखा, जिसके अंदर एक आस छुपी हुई है कि शायद लोग हम लोगों से कुछ सीखें, क्योंकि मेरे ट्रस्ट के अंदर डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में आप लोगों को मोटिवेशन देंगे और हम अवेयरनेस का काम हमेशा इसी तरीके से करते रहते हैं। मैम, इसके बाद आप अपने कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताइए कि आपके आगे के और क्या प्लान्स हैं और आप अवेयरनेस किस तरीके से और किस तरह फैला रही है। जी, जैसे आपको मैंने बताया कि हम अवेयरनेस करते हैं, हम ऑनलाइन भी, जैसे सबका मतलब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था तो हमने ऑनलाइन से भी अवेयरनेस स्टार्ट करी। उससे पहले भी हमने एक इवेंट लेकर आए थे दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल में, जिसका नाम था लाइफ्स रियल हीरोज़। तो हमारा मकसद यही है कि जो दुनिया में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको एक मुट्ठी बनाकर लेकर आना, क्योंकि काम अच्छा सब लोग करते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता। तो हमारा वही मकसद है कि एक दिए से दूसरा दिया जलता है। तो हम बहुत सारे एनजीओज़ को लेकर आना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आना चाहते थे जिसका मकसद ही यही था कि हम एक मुट्ठी बनाकर एकजुट होकर काम कर पाएँ इस देश के लिए। तो मैं शुरू से ही, बचपन से ही, हमारे घर के अंदर भी यही एक माहौल रहा कि अपने देश से प्यार करो। तो जिस जगह पर हमने जन्म लिया तो अपनी जन्मभूमि के साथ प्यार करो। तो जिस जन्मभूमि पर कैंसर जैसी चीज़ें आ जाएंगी तो कैंसर को हम किस तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, तो वो तरीका यही था। तो हम लोगों ने पूरे स्टेट वाइज एक इवेंट किया, एक नेशनल इवेंट किया, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए थे जिनको हमने ऑनर दिया, अवार्ड नहीं दिया, ऑनर दिया, ताकि वो बहुत सारे लोग जो हैं मिलजुल कर हम काम कर सकें, कैंसर को ख़त्म कर सकें इस देश से। तो मेन मकसद था, क्योंकि अगर हमारी नौजवान पीढ़ी ही कैंसर से पीड़ित रहेगी तो इसके लिए कौन काम करेगा, कौन देश के लिए काम आएगा। तो मेन मेरा मकसद यही था।
रही अपकमिंग इवेंट्स की बात, तो 4 फरवरी को एक वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। सभी को पता है कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, तो हमारा भी यहाँ पीतमपुरा के अंदर हम इसको वर्ल्ड कैंसर डे को मना रहे हैं और सभी लोग इसके अंदर काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम एक वॉक रखेंगे अवेयरनेस के लिए, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स सभी लोग एक स्लोगन लेकर आएंगे कैंसर के ऊपर कि किस तरीके से हम कैंसर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके के मेरे बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं, यज्ञ से रिलेटेड भी बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं। हम झुग्गी झोपड़ी में जाकर भी अवेयरनेस फैलाते हैं, वहाँ यज्ञ करवाते हैं और कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हैं ताकि ये लोग जो हैं, जो बहुत इस तरीके डाउन टू अर्थ पर्सन्स हैं या बहुत सारे स्लम एरियाज़ के लोग हैं, गिफ्ट के बहाने ही हमारी बात सुनने के लिए आएंगे। तो वहाँ हम गिफ्ट्स भी बांटते हैं, यज्ञ भी कराते हैं। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे इवेंट्स जो हैं पूरा साल चलते रहते हैं ताकि जहाँ भी हो सके अवेयरनेस फैला चुके। और सबसे बड़ी बात है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मिक्स काम करूं, यानी कि हम कई बार बोलते हैं कि कैंसर जो है वो अमीरों को आता है, तो ये वर्ल्ड कैंसर डे भी इसी तरीके से हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि स्लम एरियाज़ में हम बहुत सारा काम कर चुके हैं, गरीबों के लिए भी ये बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं और अब ये बारी है दूसरे लोगों के लिए भी। तो मेरी एक हमेशा इच्छा रहती है और मेरे हस्बैंड भी इस NGO के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको हम बाकी लोगों को भी जोड़ें और इस तरीके के काम करते रहें कि जिसमें कोई अमीर गरीब का भेद ना रहे। और सबसे बड़ी बात कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, तो हमेशा सतर्क रहें इस चीज़ से। मैम, इस ट्रस्ट के थ्रू हम उम्मीद करते हैं कि कई लोग कैंसर के प्रति जागरूक होंगे और उन्हें एक उम्मीद मिलेगी, जैसे आपके ट्रस्ट का ही नाम है आस एक प्रयास। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इसके प्रति जागरूक हो और अवेयरनेस ऐसे ही बढ़ती रहे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल महिलाओं में या देखे जाए तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा आयरन की कमी पाई जाती है, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। तो आपकी डाइट के थ्रू इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, आप अपने विचार बताइए। मेरा अपना एक क्लिनिक भी है, बीबी हेल्दी डाइट क्लिनिक के नाम से, जिसके थ्रू मैं कंसल्टेंसी भी देती हूँ और स्पेशली जितने भी कैंसर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनके लिए कंसल्टेशन टोटली फ्री होती है और बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स इसके लिए मेरे से बहुत मदद मांगते हैं और जहाँ जहाँ भी मेरे पास हो पाता है या जितना मेरे से हो पाता है मैं उनके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को करती हूँ और बहुत लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो लक्ष्मी जी, आपका क्वेश्चन था अनीमिया, तो मैं यहाँ बात करूँगी कि स्टार्टिंग मुझे भी अनीमिया से ही हुई थी। जब मुझे कैंसर हुआ था तो मुझे पता नहीं चला था कि अनीमिया चीज़ क्या होती है, या लेडीज़ इसके बिल्कुल जो कोशिश लेडीज़ की होती है कि ठीक है खा लिया, नहीं खाया। तो यहाँ से जब ब्लड बनना बंद हो जाता है लेडीज़ के अंदर, दोपहर को अगर बच्चे आ गए हैं तो खाना खा लिया, नहीं तो चाय पीकर सो जाती हैं, बिस्किट खाकर सो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अभाव शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते बॉडी के अंदर तो अनीमिया यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि हर महीने एक जो सभी को पता है कि लेडीज़ को पीरियड्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी चला जाता है। तो अपना ध्यान रखना आपके हाथ में है कि आपको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए और आपने अपनी बॉडी को किस तरीके से बनाना है। मैम, जैसे अभी आपने बताया पीरियड्स का, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था, जो आजकल आमतौर पर महिलाओं या लड़कियों में देखने को मिलती है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जिस डेट पर पीरियड्स आनी होती है या तो वो डेट से पहले ही आ जाती है या बहुत बाद में आती है। चाहे इसका रीज़न कोई भी हो, या तो बिजी स्केड्यूल हो या फिर खान पान में बदलाव हो। तो आप एज अ डाइटिशियन हमारी महिला दर्शकों को वो तरीके बताएं कि एक तो इसके क्या कारण है और ऊपर से आपकी डाइट के थ्रू इससे कैसे निजात पाया जा सके। जी लक्ष्मी जी, एक्चुअली जो लेडीज़, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती प्रॉपर, और पीरियड्स का होना, इर्रेगुलर होना, ये आज मेरे पास शायद 1000 ऐसे क्लाइंट्स आ चुके हैं जिनके ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स आई हैं और वो ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन ये इरेगुलर पीरियड्स होते ही क्यों हैं, इसका आज आपको मैं बताऊंगी कि क्यों होते हैं। सबसे पहले हमारा बिजी लाइफ शेड्यूल, जिसके अंदर जो गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स, रात को देर तक जागना, जिसके अंदर हॉर्मोन्स की दिक्कत हो जाती है। अगर आपने ये REM पीरियड एक सुना हो,
आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि REM पीरियड होता क्या है। REM मीन्स रैपिड आई मूवमेंट। तो ये हमारा 11 से 12 बजे शुरू हो जाता है, जिस समय हमारे जितनी भी शरीर का टूट फूट है वो ठीक होना शुरू होता है। और इसके लिए जो समय होता है वो 4 बजे तक होता है, 3 से लेकर 4 बजे तक। तो अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, वो 2 बजे तक जगती हैं। लेडीज़ भी आजकल बहुत, और कॉल सेंटर्स बहुत खुल गए हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अगर आज की न्यू जनरेशन की बात करें तो वो रात को काफ़ी टाइम जो है, अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस तरीके से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम। तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम्स आज बढ़ती जा रही हैं इरेगुलर पीरियड्स की। तो इसमें आते हैं PCOD, PCOS, PMS। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती चली जाती हैं। और देन बच्चों को आगे चलकर जब मैरिज करनी होती है तो उसके बाद उनको कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो दैट्स वाई द मेन रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न है आपका फास्ट फूड। तो जितना भी आप फास्ट फूड खाते हैं वो मैदे का बना हुआ होता है, और कौन से ऑयल्स यूज़ करते हैं आपको नहीं पता होता। और आपके बिजी होने की वजह से आप घर का खाना कम खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लंच के टाइम आप लंच नहीं करते, आप डिनर के टाइम डिनर नहीं कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम आप ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे हैं, इवन आप स्किप कर रहे हैं ब्रेकफास्ट को, क्योंकि आप सुबह देर से उठ रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और PCOD हमेशा आपका डाइट से ही ठीक हो सकता है। अगर आप अच्छा डाइट लेंगे, आप PCOD को बिल्कुल रिवर्ट कर जाएंगे। तो ये मेन कारण होते हैं हमारे हॉर्मोन्स में हमारा एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ईस्ट्रोजन्स कम हो जाते हैं, जिसको हम एंड्रोजन्स को मेल हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो वो मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। और देन लड़कियों की चिन पे बाल आना, एक्ने हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स होना, बहुत डिले होना पीरियड्स का, इवन पेन होना, ओबेसिटी होना, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाना, तो ये PCOD के सिम्टम्स हैं। तो मैम, ये तो हम सबको पता है कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव आ गया है। जैसे हमारे खाने पीने, सोने, रहन सहन का पूरा तरीका ही बदल गया है। एक बिजी शेड्यूल में हम लोग रहने लगे हैं। तो आपके डाइट प्लान के थ्रू जो हमारे दर्शक हैं, जिनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, तो वो उस शेड्यूल में कैसे अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं? जी लक्ष्मी जी, देखिए, बिजी शेड्यूल हर एक का है, लेकिन खाना तो हर एक इंसान ने खाना ही है। जब हम मॉल से ब्रांडेड कपड़े ले सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, तो हम खाने में सही चुनाव क्यों नहीं कर सकते? तो खाने में अगर आप सही चुनाव करें, हेल्दी डाइट ले, तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स में कभी भी नहीं फंसेंगे। हम जितने मर्जी बिजी हों, जितने मर्जी, लेकिन हम सब लोगों ने खाना तो खाना है। अगर हम खाना सही खाते हैं तो हम कभी भी किसी प्रॉब्लम के शिकार नहीं हो सकते। ठीक है। तो मैम, अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ वो हमारे बहुत सारे दर्शकों का सवाल है, इवन मेरा भी सेम ही सवाल है। आजकल लड़कियों में काफ़ी हेयरफॉल की समस्या देखने को मिलती है, बाल्डनेस की काफ़ी शिकायत है। तो ऐसे क्या तरीके हैं, वो कौन से तरीके अपनाएं जिससे इस बाल्डनेस की प्रॉब्लम को या हेयरफॉल की प्रॉब्लम को कम किया जा सके और एक हेल्दी हेयर पाया जा सके? जी लक्ष्मी जी, एक्चुअली आज बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, और स्पेशली जो एलोपेशिया आज लड़कियों में, लड़कों में, सभी में पाया जाता है, जिसको हम गंजापन भी बोलते हैं। तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ना, डैंड्रफ होना, और इस तरीके की समस्याओं से आज बहुत बच्चे भी जूझ रहे हैं। तो इसका कारण, जैसे कि मैंने हार्मोन्स के पहले बारे में बताया कि हार्मोन्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, तो हम सबसे पहले इस चीज़ को भूल चुके हैं, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमें कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। अगर बॉडी में सही न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी को क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमारे बाल किस चीज़ से बने होते हैं, तो अगर हम देखें तो हमारी स्किन है, कोलेजन है, बायोटीन है, इस तरीके की चीज़ों से बनी होती है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। तो इतने सारी बॉडी को हमारे मिनरल्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, कार्ब्स चाहिए होते हैं, विटामिन्स चाहिए होते हैं। तो वो कहाँ से मिलेंगे अगर हमारा सही डाइट नहीं होगा? आज आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं कि वो बहुत अच्छा डाइट प्लान्स लेते हैं। तो लोग सबसे पहले तो हमारे पास इसलिए आते हैं कि मैम हमें पतला होना है। तो पतला होना ज़रूरी नहीं है, आपका फिट होना ज़रूरी है। फिट होने के लिए आपको सही न्यूट्रिएंट्स खाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि डाइटिशियन का मतलब ही यही है कि अगर आप सही न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं और सही जगह काम कर रहे हैं, आप क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं।
जैसे कि मेरे काफ़ी ब्लड कैंसर के पेशेंट्स ठीक हुए हैं, एलोपेशिया के पेशेंट्स ठीक हुए हैं, पीसीओएस के, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो मैं स्पेशली स्पेसिफिक डिजीज़ पर ही काम करती हूँ, मैं स्पेशली वेट लॉस वेट गेन पर नहीं काम करती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को ठीक करना। अगर आपके ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो अपना फॉस्फोरस ज़रूर चेक करवाएं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फॉस्फोरस की कमी हो सकती है, केराटिन की कमी हो सकती है, कोलेजन की कमी हो सकती है। और हाई प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट करेंगे तो आपके बाल जो है वो कम झड़ेंगे। ओके मैम, जो मेरा अब क्वेश्चन है वो करंट सिचुएशन से रिलेटेड है जो अभी चल रहा है। जैसे हमें सबको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी है। और अभी अगर मैं हाल ही की बात करूं, जैसे लॉकडाउन लगा, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो आप अपने विचार बताइए कि आपके विचार के ज़रिए कैसे कोई भी इंसान अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अच्छा फील करे, और ये तरीका बताइए। जी लक्ष्मी जी, एक्चुअली डिप्रेशन कुछ नहीं है, डिप्रेशन हम खुद है। मेन प्रॉब्लम है कि हमारी जो सोच है, हमने आसपास का ऐसा माहौल बना लिया है, हम खुद लोनलीनेस महसूस करना शुरू कर देते हैं। लॉकडाउन हुआ, आज बहुत सारे लोगों का व्यवसाय जो है वो चला गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। अगर हम सोचें कि ये सब चीज़ें तो होती ही रहेंगी लेकिन हमारी लाइफ बचेगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, तो हमें अपने आसपास का सबसे पहले देखना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिप्रेशन क्यों आएगा? सबसे पहले तो डिप्रेशन अगर आ भी गया है तो आप अच्छे खाने से, सही चीज़ों का, अक्सर आपने देखा होगा जब माँ खाना बनाती है तो उसकी जो सुगंधी होती है उसी से हम आधा डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं कि आज तो घर में जो है बढ़िया पकवान बने हैं, तो उसकी स्मेल से भी हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए फैमिली के साथ बैठे, अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा बनाकर खाएं, कुछ अच्छे में मीन्स हेल्दी बनाकर खाएं। और जब आप थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स लेने शुरू करेंगे, अपनी बॉडी को कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स देने शुरू करेंगे, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज बहुत आ रही हैं, तो और भी इस तरीके की कई चीज़ें, पोमग्रेनेट हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से डिप्रेशन नहीं होगा। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए और अच्छा डाइट लीजिए और अपनी फैमिली के साथ बैठिए। तो मैम, आजकल वज़न बढ़ना एक आम प्रॉब्लम हो गई है, हर कोई वज़न बढ़ने की समस्या से बेहद परेशान है। तो आप बताइए, आपके डाइट प्लान के थ्रू कैसे इस परेशानी को कम किया जा सके या इससे निजात पाया जा सके? जी लक्ष्मी जी, एक्चुअली ओबेसिटी एक ऐसा बन गया है, मैटर बन गया है एक बहुत बड़ा। जिस तरीके से अभी आपने देखा कोरोना आया और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, क्योंकि लॉकडाउन आ गया तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी ने एक नया ही दौर शुरू कर दिया। तो ओबेसिटी आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी देखी जाती है और ऐसे लोगों के अंदर भी देखी जाती है जो टोटली पूरा दिन ऑनलाइन काम करते हैं, बिकॉज उसके अंदर उनका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है मेन ओबेसिटी का कारण है। दूसरा कारण है कि हम अपनी बॉडी के अंदर उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं डालते, चाहे वेट लॉस हो, किसी का वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रहा है। जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उसका क्या करते हैं कि हम सुबह से लेके कम से कम 8-9 मील्स डाल देते हैं उसकी लाइफ के अंदर। तो वो भी सोचने लग जाता है कि पहले तो मैं इतना खाता ही नहीं था, अब मुझे इतना ज़्यादा खाने के लिए दे रहे हैं। तो खाना समस्या नहीं है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम इज़ डाइटिंग। लोग सोचते हैं हम कम खाएंगे तो हम वेट लॉस करेंगे, लेकिन ये लोगों का सोचना गलत है। आप सही खाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सही खाएंगे, टाइम टू टाइम खाएंगे, आप कभी भी मोटे नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको गाइडेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। गलत हैबिट्स की वजह से भी वेट गेन होता है, जैसे कई लोग अल्कोहल लेते हैं बहुत ज़्यादा, उनका लीवर फैटी हो जाता है, इस तरीके की चीज़ों की वजह से भी होता है। विजरल फैट अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ओबीस होता चला जाता है। थायराइड एक बहुत बड़ा मेन कारण है, पीसीओडी एक बहुत बड़ा मेन कारण है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है और पर्सन ओबीस होता है। आज हार्ट अटैक्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, ना खाना बनाने का, ना खाना खाने का। दीपिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपके द्वारा बताए गए डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करेंगे और एक अनहेल्दी डाइट प्लान से हेल्दी डाइट प्लान की तरफ शिफ्ट होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 28 आपकी आवाज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डाइट से रिगार्डिंग या आपकी हेल्थ में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं न्यूज़ 28 के माध्यम से। तो दिए गए आप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं मुझसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 आपकी आवाज़ और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी पोद्दार। अक्सर हमने देखा है कि हमारी लाइफस्टाइल में बदलाव के कारण हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हमारे शरीर में भी कई बदलाव देखे जाते हैं, जैसे बालों का अधिक झड़ना, वजन का अधिक बढ़ना या शरीर में आयरन की कमी होना। लेकिन जब हम अपने डाइट प्लान में बदलाव करते हैं या अच्छी डाइट लेते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि ये परेशानियां भी धीरे धीरे दूर होने लगी हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी ही डाइटिशियन और कैंसर विनर दीपिका ए भाटिया जी मौजूद है, जिनसे हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिनके जवाब आप भी जानना चाहते हैं। दीपिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 28 आपकी आवाज़ में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि आप जो एज अ डाइटिशियन काम कर रही है, आप एक कैंसर विनर भी रह चुकी है, जिन्होंने किसी टाइम पर कैंसर पर जीत भी हासिल की है। तो दीपिका जी, वो क्या स्टोरी है जब आप कैंसर से लड़ रही थी और कैंसर से जीत हासिल की है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और न्यूज़ 28 चैनल को भी धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि आज जो मेरी यहाँ स्टोरी चल रही है या जो चीज़ें मैं कहना चाहती हूँ या घर से जो मैं चीज़ों को सोचती हूँ वो मंच शायद काफ़ी नहीं है लोगों के लिए। तो मुझे उस चीज़ को एक इंस्पिरेशन बताना था कि किस तरीके से लोग अपने आप को ठीक रख सकते हैं और किस तरीके का लाइफस्टाइल अपना के अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कुछ ऐसे चैनल्स पर जानी ताकि लोग मोटिवेट हों। तो सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगी कि मेरे इसके पीछे जो आज मैं डाइटिशियन हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्टोरी है। तो पहले मैं ऐसा कुछ भी नहीं थी, जो इस तरीके की चीज़ें नहीं करती थी। एक सिंपल एक होम मेकर थी, घर में जैसे सभी लेडीज़ अपना घर का काम करती हैं बिल्कुल वैसा ही रहती थी। लेकिन कुछ चीज़ों ने मुझे इस तरीके से झंझोड़ दिया कि मैं इस तरफ आई। तो आज से 5 साल पहले मुझे कैंसर हुआ था और वो लास्ट स्टेज का कैंसर था। 3 साल तक जो है उसमें किसी भी तरीके का यानी कि आप कह सकते हो कि कोई उसको जान ही नहीं सका था, कोई डॉक्टर भी उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ऐसी कोई चीज़ है, क्योंकि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। तो देन 3 साल बाद वो डिटेक्शन हुई। आफ्टर तब तक मेरी लास्ट स्टेज हो चुकी थी कैंसर की। जब वो लास्ट स्टेज में पता लगा तो काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया था कि शायद आप नहीं बच पाएंगी, और मेरे पास सिर्फ 30% चांस था उस चीज़ के लिए बचने के लिए। तो डॉक्टर ने बड़े क्लियरली इन शब्दों को बोला था कि आपकी विल पावर ही है जो आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है या आप ज़िंदा रह सकते हैं। तो बस उसी दिन ठान लिया था। पहले तो सर्जरी हुई बिकॉज़ मेरी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। लार्ज इंटेस्टाइन में 28 ट्यूमर्स थे, और जब पता चला तो किसी को भी अगर पता चलेगा तो वो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। बिकॉज़ मुझे इसलिए इस चीज़ का बहुत तकलीफ़ हुई थी उस समय, क्योंकि मेरे फादर भी जो थे वो कैंसर से चले गए थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी भी ज़िंदगी यहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक 35 या 38 की एज में आपने शायद ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ नहीं किया होता। तो हमेशा मुझे एक ही चीज़ सताती थी कि अगर आज मैं कैंसर से चली जाती हूँ तो मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ भी नहीं देख पाऊँगी। इवन जो मेरे बच्चे उस टाइम करियर की तरफ जा रहे थे तो इनको कौन संभालेगा। और सबसे बड़ी बात, जब मेरे फादर कैंसर से गए थे तो एक अधूरापन सा ज़िंदगी में स्टार्ट हो गया था आना, कि अब शायद हम अपने पापा के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ जो आपके फादर होते हैं वो एक आपकी बैकबोन होते हैं। लेकिन सारी चीज़ें वो मेरी मदर पर आ गई, और देन मेरी मदर ने उनको बहुत अच्छे से संभाला। लेकिन आफ्टर देन मैं यही चाहती थी कि मैं अगर इस चीज़ से निकल जाऊंगी तो शायद मैं बच गई तो मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। तो भगवान से यही दुआ मांगती थी तब कि कुछ ऐसा कर जाऊं ज़िंदगी में कि जो आज मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। तो मैं वो वजह जानना चाहती थी, लेकिन वजह अभी कहीं मिल नहीं रही थी।
देन सर्जरी हुई, सर्जरी के बाद 12 कीमो हुई। कीमो ने तो मेरा दिल ही दहला दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की वो स्टेजेस होती हैं। बाल चले जाना, आँखों के अंदर रोशनी बहुत कम हो गई थी, फेस के ऊपर ब्लेमिशेस हो गए थे। मतलब एक औरत के लिए बहुत सारी उसकी जो ब्यूटी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन वो ब्यूटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी और इतना शरीर कमज़ोर हो गया था कि मैं गिलास पकड़कर पानी पीना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि कीमो के दौरान मैं फ्रिज के अंदर हाथ नहीं डाल सकती थी, ठंडी किसी चीज़ को नहीं उठा सकती थी, तो अंदर पूरे ईसोफेगस से लेकर नीचे तक सारे छाले ही छाले हो गए थे। बहुत कठिन समय निकाला, लेकिन फैमिली सपोर्ट और मेरा विल पावर, ये दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं इस चीज़ से निकलने के लिए। तो ये दोनों ने मेरा साथ दिया। मेरी मदर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये हमेशा मेरे साथ थे। शायद मैं इसीलिए निकल पाई। और मेरे भगवान, जिनको मैं इतना ज़्यादा मानती हूँ कि हमारे समाजी हैं, टोटली हम रोज़ हवन करते थे। जिस दिन मैं सर्जरी से भी वापस आई तो सभी बोलने लगे कि अभी तो उठ नहीं सकती। मैंने कहा नहीं, मैं उठकर हवन करूँगी। और टिल आज भी हमारे घर के अंदर हवन होता है। तो मैं यही बोलती हूँ कि हमारे स्पिरिचुअलिटी, विल पावर और फैमिली सपोर्ट, ये तीनों अगर मिल जाएं तो हम बहुत बढ़िया कमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद जो थोड़ी सी स्टोरी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि चलना कैसे है आगे। डाइट का बहुत बड़ा रोल था। बीच में कुछ वास्तु टिप्स भी किसी ने बताया, मैंने वास्तु भी किया। लेकिन उसके बाद भी जो वो चीज़ें थी वो मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे हेल्थ क्यों इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। देन मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैंने कोर्सेज़ किए, क्योंकि शुरू से बीएससी इन डायटिक्स थी, लेकिन कभी प्रोफेशन को चुना नहीं था। लेकिन हस्बैंड की सपोर्ट से मैंने कोर्सेज़, एडवांस कोर्सेज़ और इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट करी। क्योंकि जिस भी किसी डाइटिशियन के पास जाती थी और मुझे पता था कि आफ्टर एवरी कीमो मेरा 2.5 kg वेट बढ़ जाता था, तो मुझे समझ नहीं आता था कि वो वेट किस लिए बढ़ रहा है। उसी के पीछे स्टडी किया कि, और दूसरी स्टडी मैंने इसलिए की कि मुझे कैंसर क्यों हुआ। तो चीज़ों को समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ों के हम स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा लेते हैं अपनी लाइफ में। इतना स्ट्रेस ले लेते हैं कि जिस स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें हमारे साथ चलती रहती हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस किस तरीके से लेते हैं। अच्छा, बच्चे ने कंपटीशन में जाना है, बिकॉज मेरा बेटा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है इस टाइम और बेटी नर्सिंग कर रही है। तो बहुत सारी चीज़ों के मैंने उस टाइम स्ट्रेस ले रखे थे। तो दैट्स वाई, शायद ये भी था, और भी बहुत सारे स्ट्रेस थे। तो वो जो लाइफ में एक स्ट्रेस बनकर आया तो वो कैंसर का रूप ले लिया उसने। तो मेरी सभी दर्शकों से हमेशा यही रहता है कि आप स्ट्रेस कम से कम लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस होने से सिर्फ बीमारियां होंगी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को भूल जाते हैं उस समय, हम सिर्फ स्ट्रेस में होते हैं और जो भी हम खा भी रहे होते हैं ना वो लगता ही नहीं है हमें। दैट्स वाई वो स्ट्रेसेस नहीं होने चाहिए। देन आज मैं बहुत अच्छी डाइटिशियन हूँ। मैं खुद अपने आप पर प्राउड फील करती हूँ और मेरे जीवन में जितने भी मेरे क्लाइंट्स आए वो सभी मुझ पर बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप हर बार 2.5 किलो वज़न क्यों बढ़ा लेती हैं कीमो में। बिकॉज मेरे डॉक्टर्स भी बोलते थे अक्सर जो है लोग कीमो के अंदर वेट लूज़ करते हैं, आपका क्यों बढ़ रहा है वो मुझे नहीं पता। तो देन मैंने इसके ऊपर भी सर्च किया तो पता लगा कि लार्ज इंटेस्टाइन ना होने की वजह से बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको, और दूसरे आपके स्टेरॉइड्स जो कीमो के अंदर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वेट गेन होता है। क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट है, किसी का वेट गेन होता है, किसी का बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से मैंने इस जीवन को आज यहाँ तक पहुँचाया है। तो आज मेरे बहुत सारे चैनल्स में भी प्रोग्राम्स आते हैं। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं हर जगह जाती हूँ। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैम, ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी, कि आपने कैसे अपने विल पावर के दम पर अपने कैंसर के लास्ट स्टेज पर भी कैंसर से जीत हासिल की। मैम, इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन है कि आप आज एक प्रयास ट्रस्ट की फाउंडर है, तो मैम ये किस तरीके से काम करता है, आप इसके ज़रिए कैसे लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करती है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। जी, एक्चुअली आज एक प्रयास ट्रस्ट जो है कैंसर अवेयरनेस,
वो मेरा सपना नहीं था, ना कभी ऐसा सोचा था कि इस तरीके की कोई चीज़ करूँगी। बस इतना ही चाहती थी कि परमात्मा ने सेकेंड लाइफ दी है, तो सेकेंड लाइफ को मुझे लोगों तक कैसे पहुंचाना है और लोगों को हेल्दी कैसे रखना है। तो जब मैं हॉस्पिटलाइज थी और हॉस्पिटलाइज होने के बाद ये समझ में आया कि जीवन जो है वो बहुत ज़रूरी है, और हेल्थ, जीवन के लिए हेल्थ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सब कुछ ज़िंदगी में पा सकते हो, लेकिन आप करोड़ों रुपए भी कमा लो, करोड़ों रुपए देकर भी आप अपनी हेल्थ को नहीं पा सकते। आज अगर मेरी बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, तो लार्ज इंटेस्टाइन मैं करोड़ों रुपए में भी खरीद नहीं सकती हूँ। उस चीज़ को, आपका अगर कोई भी अंग शरीर का ख़त्म हो गया है, आप उसको कभी भी वापस नहीं पा सकते। तो यहाँ से मेरा जुड़ाव जो है वो शुरू हो गया अवेयरनेस की तरफ, कि इतने लोग कैंसर से पीड़ित हैं, इतनी दुनिया जो है वो परेशान है। मेरी जब कीमो चल रही थी तभी मैंने पार्क्स के अंदर जा जा के अवेयरनेस करनी शुरू कर दी थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं अवेयरनेस का काम करती थी, लेकिन वो पता नहीं था कि कब वो सिचुएशन स्टार्ट होनी है, क्योंकि ज़िंदगी में हम सब कुछ सोच कर नहीं बैठे होते कि लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना। बस दिमाग में ये चीज़ चली कि मेरे फादर गए हैं, हो सकता है मैं भी चली जाती उस चीज़ के अंदर से। क्योंकि एक बड़ी मज़ेदार किस्सा था मेरे साथ कि जब मैं कैंसर से पीड़ित थी, तो जब मेरी कीमो होती थी तो मैं हमेशा इतने अच्छे से तैयार होकर जाती थी और हमेशा नए कपड़े पहनकर जाती थी, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ज़रूर नए कपड़े खरीद कर लाती थी कि शायद ये मेरी लास्ट हॉस्पिटल जाने का लास्ट डे हो। तो मैं इस तरीके से जाती थी। तो इवन हॉस्पिटल वाले भी पूछते थे कि पेशेंट कौन है। तो इस चीज़ की भी मुझे एक अंदर से एक खुशी होती थी कि चलो, इनको ये ही नहीं पता चल रहा कि पेशेंट कौन है। तो ये कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन थी। तो इवन मेरे डॉक्टर्स भी बोलते थे, जब पेशेंट्स बाहर बैठे होते थे तो वो भी बोलते थे कि इनसे सीखो अगर जीना सीखना है तो देन इसके बाद मेरा मकसद था कि मुझे जितने भी लोग आसपास मुझे नज़र आते थे, रिक्शा पुलर्स हैं, कोई भी है, सब्ज़ी बेचने वाला है, कोई भी है, मैं अपने घर के सामने एक मेरे पार्क है उसके अंदर जाती थी, होर्डिंग्स लेकर जाती थी और इस तरीके से अवेयरनेस करती थी और सबको बुलाती हुई चली जाती थी कि आप 10 मिनट के लिए मेरी बात ज़रूर सुने। और शायद वो एक धीरे 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 वो सफ़र शुरू हुआ मेरे ट्रस्ट बनाने का। तो पहले इसका नाम कैंसर फ्री इंडिया था, उसके बाद इसका नाम प्रयास रखा गया। उसके बाद जब मैंने देखा कि इसको हमें एक रजिस्टर्ड के रूप में लोगों के लिए लाना है, क्योंकि लोग बहुत सारे पूछते थे कि क्या ये रजिस्टर्ड है, तो देन इसका नाम हमने आसिक प्रयास रखा, जिसके अंदर एक आस छुपी हुई है कि शायद लोग हम लोगों से कुछ सीखें, क्योंकि मेरे ट्रस्ट के अंदर डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में आप लोगों को मोटिवेशन देंगे और हम अवेयरनेस का काम हमेशा इसी तरीके से करते रहते हैं। मैम, इसके बाद आप अपने कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताइए कि आपके आगे के और क्या प्लान्स हैं और आप अवेयरनेस किस तरीके से और किस तरह फैला रही है। जी, जैसे आपको मैंने बताया कि हम अवेयरनेस करते हैं, हम ऑनलाइन भी, जैसे सबका मतलब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था तो हमने ऑनलाइन से भी अवेयरनेस स्टार्ट करी। उससे पहले भी हमने एक इवेंट लेकर आए थे दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल में, जिसका नाम था लाइफ्स रियल हीरोज़। तो हमारा मकसद यही है कि जो दुनिया में जो जो लोग जुड़े हुए हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, उनको एक मुट्ठी बनाकर लेकर आना, क्योंकि काम अच्छा सब लोग करते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आता। तो हमारा वही मकसद है कि एक दिए से दूसरा दिया जलता है। तो हम बहुत सारे NGOs को लेकर आना चाहते थे, बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आना चाहते थे जिसका मकसद ही यही था कि हम एक मुट्ठी बनाकर एकजुट होकर काम कर पाएँ इस देश के लिए। तो मैं शुरू से ही, बचपन से ही, हमारे घर के अंदर भी यही एक माहौल रहा कि अपने देश से प्यार करो। तो जिस जगह पर हमने जन्म लिया तो अपनी जन्मभूमि के साथ प्यार करो। तो जिस जन्मभूमि पर कैंसर जैसी चीज़ें आ जाएंगी तो कैंसर को हम किस तरीके से बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, तो वो तरीका यही था। तो हम लोगों ने पूरे स्टेट वाइज एक इवेंट किया, एक नेशनल इवेंट किया, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए थे जिनको हमने ऑनर दिया, अवार्ड नहीं दिया, ऑनर दिया, ताकि वो बहुत सारे लोग जो हैं मिलजुल कर हम काम कर सकें, कैंसर को ख़त्म कर सकें इस देश से।
तो मेन मकसद था, क्योंकि अगर हमारी नौजवान पीढ़ी ही कैंसर से पीड़ित रहेगी तो इसके लिए कौन काम करेगा, कौन देश के लिए काम आएगा। तो मेन मेरा मकसद यही था। रही अपकमिंग इवेंट्स की बात, तो 4 फरवरी को एक वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। सभी को पता है कि वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, तो हमारा भी यहाँ पीतमपुरा के अंदर हम इसको वर्ल्ड कैंसर डे को मना रहे हैं और सभी लोग इसके अंदर, काफ़ी लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो उसके अंदर हम एक वॉक रखेंगे अवेयरनेस के लिए, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स सभी लोग एक स्लोगन लेकर आएंगे कैंसर के ऊपर कि किस तरीके से हम कैंसर को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके के मेरे बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं, यज्ञ से रिलेटेड भी बहुत सारे इवेंट्स चलते रहते हैं। हम झुग्गी झोपड़ी में जाकर भी अवेयरनेस फैलाते हैं, वहाँ यज्ञ करवाते हैं और कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हैं ताकि ये लोग जो हैं, जो बहुत इस तरीके डाउन टू अर्थ पर्सन्स हैं या बहुत सारे स्लम एरियाज़ के लोग हैं, गिफ्ट के बहाने ही हमारी बात सुनने के लिए आएंगे। तो वहाँ हम गिफ्ट्स भी बांटते हैं, यज्ञ भी कराते हैं। तो इस तरीके के हमारे बहुत सारे इवेंट्स जो हैं पूरा साल चलते रहते हैं, ताकि जहाँ भी हो सके अवेयरनेस फैला चुके। और सबसे बड़ी बात है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं मिक्स काम करूँ, यानी कि हम कई बार बोलते हैं कि कैंसर जो है वो अमीरों को आता है, तो ये वर्ल्ड कैंसर डे भी इसी तरीके से हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि स्लम एरियाज़ में हम बहुत सारा काम कर चुके हैं, गरीबों के लिए भी ये बहुत सारी चीज़ें कर चुके हैं और अब ये बारी है दूसरे लोगों के लिए भी। तो मेरी एक हमेशा इच्छा रहती है और मेरे हस्बैंड भी इस एनजीओ के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको हम बाकी लोगों को भी जोड़ें और इस तरीके के काम करते रहें कि जिसमें कोई अमीर गरीब का भेद ना रहे। और सबसे बड़ी बात कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, तो हमेशा सतर्क रहें इस चीज़ से। मैम, इस ट्रस्ट के थ्रू हम उम्मीद करते हैं कि कई लोग कैंसर के प्रति जागरूक होंगे और उन्हें एक उम्मीद मिलेगी, जैसे आपके ट्रस्ट का ही नाम है आस एक प्रयास। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इसके प्रति जागरूक हो और अवेयरनेस ऐसे ही बढ़ती रहे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल महिलाओं में या देखे जाए तो प्रेग्नेंट लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा आयरन की कमी पाई जाती है, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। तो आपकी डाइट के थ्रू इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है, आप अपने विचार बताइए। मेरा अपना एक क्लिनिक भी है, बीबी हेल्दी डाइट क्लिनिक के नाम से, जिसके थ्रू मैं कंसल्टेंसी भी देती हूँ और स्पेशली जितने भी कैंसर पेशेंट्स मेरे पास आते हैं उनके लिए कंसल्टेशन टोटली फ्री होती है और बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स इसके लिए मेरे से बहुत मदद मांगते हैं और जहाँ जहाँ भी मेरे पास हो पाता है या जितना मेरे से हो पाता है मैं उनके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को करती हूँ और बहुत लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। तो लक्ष्मी जी, आपका क्वेश्चन था अनीमिया, तो मैं यहाँ बात करूँगी कि स्टार्टिंग मुझे भी अनीमिया से ही हुई थी। जब मुझे कैंसर हुआ था तो मुझे पता नहीं चला था कि अनीमिया चीज़ क्या होती है, या लेडीज़ इसके बिल्कुल जो कोशिश लेडीज़ की होती है कि ठीक है खा लिया, नहीं खाया। तो यहाँ से जब ब्लड बनना बंद हो जाता है लेडीज़ के अंदर, दोपहर को अगर बच्चे आ गए हैं तो खाना खा लिया, नहीं तो चाय पीकर सो जाती हैं, बिस्किट खाकर सो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा एक अभाव शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं जाते बॉडी के अंदर, तो अनीमिया यहाँ से शुरू होता है। क्योंकि हर महीने एक जो सभी को पता है कि लेडीज़ को पीरियड्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड काफ़ी चला जाता है। तो अपना ध्यान रखना आपके हाथ में है कि आपको कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए और आपने अपनी बॉडी को किस तरीके से बनाना है। मैम, जैसे अभी आपने बताया पीरियड्स का, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही था, जो आजकल आमतौर पर महिलाओं या लड़कियों में देखने को मिलती है वो है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जिस डेट पर पीरियड्स आनी होती है या तो वो डेट से पहले ही आ जाती है या बहुत बाद में आती है। चाहे इसका रीज़न कोई भी हो, या तो बिजी स्केड्यूल हो या फिर खान पान में बदलाव हो। तो आप एज अ डाइटिशियन हमारी महिला दर्शकों को वो तरीके बताएं कि एक तो इसके क्या कारण है और ऊपर से आपकी डाइट के थ्रू इससे कैसे निजात पाया जा सके। जी लक्ष्मी जी, एक्चुअली जो लेडीज़, जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती प्रॉपर, और पीरियड्स का होना, इर्रेगुलर होना, ये आज मेरे पास शायद 1000 ऐसे क्लाइंट्स आ चुके हैं जिनके ये इस तरीके से प्रॉब्लम्स आई हैं और वो ठीक भी हो चुके हैं। लेकिन ये इरेगुलर पीरियड्स होते ही क्यों हैं, इसका आज आपको मैं बताऊंगी कि क्यों होते हैं। सबसे पहले हमारा बिजी लाइफ शेड्यूल, जिसके अंदर जो गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स,
रात को देर तक जागना, जिसके अंदर हॉर्मोन्स की दिक्कत हो जाती है। अगर आपने ये REM पीरियड एक सुना हो, आप गूगल भी सर्च कर सकते हैं कि REM पीरियड होता क्या है। REM मीन्स रैपिड आई मूवमेंट। तो ये हमारा 11 से 12 बजे शुरू हो जाता है, जिस समय हमारे जितनी भी शरीर का टूट फूट है वो ठीक होना शुरू होता है। और इसके लिए जो समय होता है वो 4 बजे तक होता है, 3 से लेकर 4 बजे तक। तो अक्सर लड़कियां क्या करती हैं, वो 2 बजे तक जगती हैं। लेडीज़ भी आजकल बहुत, और कॉल सेंटर्स बहुत खुल गए हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और अगर आज की न्यू जनरेशन की बात करें तो वो रात को काफ़ी टाइम जो है, अपना टाइम जो है वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस तरीके से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम। तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम्स आज बढ़ती जा रही हैं इरेगुलर पीरियड्स की। तो इसमें आते हैं PCOD, PCOS, PMS। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती चली जाती हैं। और देन बच्चों को आगे चलकर जब मैरिज करनी होती है तो उसके बाद उनको कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो दैट्स वाई द मेन रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न है आपका फास्ट फूड। तो जितना भी आप फास्ट फूड खाते हैं वो मैदे का बना हुआ होता है, और कौन से ऑयल्स यूज़ करते हैं आपको नहीं पता होता। और आपके बिजी होने की वजह से आप घर का खाना कम खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, लंच के टाइम आप लंच नहीं करते, आप डिनर के टाइम डिनर नहीं कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम आप ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे हैं, इवन आप स्किप कर रहे हैं ब्रेकफास्ट को, क्योंकि आप सुबह देर से उठ रहे हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और PCOD हमेशा आपका डाइट से ही ठीक हो सकता है। अगर आप अच्छा डाइट लेंगे आप PCOD को बिल्कुल रिवर्ट कर जाएंगे। तो ये मेन कारण होते हैं हमारे हॉर्मोन्स में हमारा एंड्रोजन्स बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, और ईस्ट्रोजन्स कम हो जाते हैं, जिसको हम एंड्रोजन्स को मेल हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो वो मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से ये दिक्कतें आती हैं। और देन लड़कियों की चिन पे बाल आना, एक्ने हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स होना, बहुत डिले होना पीरियड्स का, इवन पेन होना, ओबेसिटी होना, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाना, तो ये PCOD के सिम्टम्स हैं। तो मैम, ये तो हम सबको पता है कि आजकल हमारे लाइफस्टाइल में काफ़ी बदलाव आ गया है। जैसे हमारे खाने पीने, सोने, रहन सहन का पूरा तरीका ही बदल गया है। एक बिजी शेड्यूल में हम लोग रहने लगे हैं। तो आपके डाइट प्लान के थ्रू जो हमारे दर्शक हैं जिनका बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है, तो वो उस शेड्यूल में कैसे अपने आप को फिट एंड फाइन रख सकते हैं? जी लक्ष्मी जी, देखिए बिजी शेड्यूल हर एक का है, लेकिन खाना तो हर एक इंसान ने खाना ही है। जब हम मॉल से ब्रांडेड कपड़े ले सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं, तो हम खाने में सही चुनाव क्यों नहीं कर सकते? तो खाने में अगर आप सही चुनाव करें, हेल्दी डाइट ले, तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स में कभी भी नहीं फंसेंगे। हम जितने मर्जी बिजी हों, जितने मर्जी, लेकिन हम सब लोगों ने खाना तो खाना है। अगर हम खाना सही खाते हैं तो हम कभी भी किसी प्रॉब्लम के शिकार नहीं हो सकते। ठीक है। तो मैम, अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ वो हमारे बहुत सारे दर्शकों का सवाल है, इवन मेरा भी सेम ही सवाल है। आजकल लड़कियों में काफ़ी हेयरफॉल की समस्या देखने को मिलती है, बाल्डनेस की काफ़ी शिकायत है। तो ऐसे क्या तरीके हैं, वो कौन से तरीके अपनाएं जिससे इस बाल्डनेस की प्रॉब्लम को या हेयरफॉल की प्रॉब्लम को कम किया जा सके और एक हेल्दी हेयर पाया जा सके? जी लक्ष्मी जी, एक्चुअली आज बहुत सारे मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, और स्पेशली जो एलोपेशिया आज लड़कियों में, लड़कों में, सभी में पाया जाता है, जिसको हम गंजापन भी बोलते हैं। तो बाल बहुत ज़्यादा झड़ना, डैंड्रफ होना, और इस तरीके की समस्याओं से आज बहुत बच्चे भी जूझ रहे हैं। तो इसका कारण, जैसे कि मैंने हार्मोन्स के पहले बारे में बताया कि हार्मोन्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं, तो हम सबसे पहले इस चीज़ को भूल चुके हैं, अपने लाइफस्टाइल को बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमें कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। अब सबसे बड़ी बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। अगर बॉडी में सही न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी को क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमारे बाल किस चीज़ से बने होते हैं, तो अगर हम देखें तो हमारी स्किन है, कोलेजन है, बायोटीन है, इस तरीके की चीज़ों से बनी होती है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम है। तो इतने सारी बॉडी को हमारे मिनरल्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, कार्ब्स चाहिए होते हैं, विटामिन्स चाहिए होते हैं। तो वो कहाँ से मिलेंगे अगर हमारा सही डाइट नहीं होगा? आज आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को भी देखते हैं कि वो बहुत अच्छा डाइट प्लान्स लेते हैं। तो लोग सबसे पहले तो हमारे पास इसलिए आते हैं कि मैम हमें पतला होना है। तो पतला होना ज़रूरी नहीं है, आपका फिट होना ज़रूरी है। फिट होने के लिए आपको सही न्यूट्रिएंट्स खाने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि डाइटिशियन का मतलब ही यही है
कि अगर आप सही न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं और सही जगह काम कर रहे हैं, आप क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज़ को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे काफ़ी ब्लड कैंसर के पेशेंट्स ठीक हुए हैं, एलोपेशिया के पेशेंट्स ठीक हुए हैं, पीसीओएस के, इस तरीके के बहुत सारे पेशेंट्स ठीक हुए हैं। तो मैं स्पेशली स्पेसिफिक डिजीज़ पर ही काम करती हूँ, मैं स्पेशली वेट लॉस वेट गेन पर नहीं काम करती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को ठीक करना। अगर आपके ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं तो अपना फॉस्फोरस ज़रूर चेक करवाएं कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं फॉस्फोरस की कमी हो सकती है, केराटिन की कमी हो सकती है, कोलेजन की कमी हो सकती है। और हाई प्रोटीन डाइट लेना स्टार्ट करेंगे तो आपके बाल जो है वो कम झड़ेंगे। ओके मैम, जो मेरा अब क्वेश्चन है वो करंट सिचुएशन से रिलेटेड है जो अभी चल रहा है। जैसे हमें सबको पता है कि आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी है। और अभी अगर मैं हाल ही की बात करूं, जैसे लॉकडाउन लगा, लोगों की नौकरियां चली गई, लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए। तो आप अपने विचार बताइए कि आपके विचार के ज़रिए कैसे कोई भी इंसान अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अच्छा फील करे, और ये तरीका बताइए। जी लक्ष्मी जी, एक्चुअली डिप्रेशन कुछ नहीं है, डिप्रेशन हम खुद है। मेन प्रॉब्लम है कि हमारी जो सोच है, हमने आसपास का ऐसा माहौल बना लिया है, हम खुद लोनलीनेस महसूस करना शुरू कर देते हैं। लॉकडाउन हुआ, आज बहुत सारे लोगों का व्यवसाय जो है वो चला गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। अगर हम सोचें कि ये सब चीज़ें तो होती ही रहेंगी लेकिन हमारी लाइफ बचेगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे, तो हमें अपने आसपास का सबसे पहले देखना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिप्रेशन क्यों आएगा? सबसे पहले तो डिप्रेशन अगर आ भी गया है तो आप अच्छे खाने से, सही चीज़ों का, अक्सर आपने देखा होगा जब माँ खाना बनाती है तो उसकी जो सुगंधी होती है उसी से हम आधा डिप्रेशन से दूर हो जाते हैं कि आज तो घर में जो है बढ़िया पकवान बने हैं, तो उसकी स्मेल से भी हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए फैमिली के साथ बैठे, अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा बनाकर खाएं, कुछ अच्छे में मीन्स हेल्दी बनाकर खाएं। और जब आप थोड़े एंटीऑक्सीडेंट्स लेने शुरू करेंगे, अपनी बॉडी को कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स देने शुरू करेंगे, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरीज बहुत आ रही हैं, तो और भी इस तरीके की कई चीज़ें, पोमग्रेनेट हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, जिसकी वजह से डिप्रेशन नहीं होगा। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए और अच्छा डाइट लीजिए और अपनी फैमिली के साथ बैठिए। तो मैम, आजकल वज़न बढ़ना एक आम प्रॉब्लम हो गई है, हर कोई वज़न बढ़ने की समस्या से बेहद परेशान है। तो आप बताइए, आपके डाइट प्लान के थ्रू कैसे इस परेशानी को कम किया जा सके या इससे निजात पाया जा सके? जी लक्ष्मी जी, एक्चुअली ओबेसिटी एक ऐसा बन गया है, मैटर बन गया है एक बहुत बड़ा। जिस तरीके से अभी आपने देखा कोरोना आया और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, क्योंकि लॉकडाउन आ गया तो उसकी वजह से भी ओबेसिटी ने एक नया ही दौर शुरू कर दिया। तो ओबेसिटी आज छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी देखी जाती है और ऐसे लोगों के अंदर भी देखी जाती है जो टोटली पूरा दिन ऑनलाइन काम करते हैं, बिकॉज उसके अंदर उनका जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है मेन ओबेसिटी का कारण है। दूसरा कारण है कि हम अपनी बॉडी के अंदर उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं डालते, चाहे वेट लॉस हो, किसी का वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो रहा है। जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उसका क्या करते हैं कि हम सुबह से लेके कम से कम 8-9 मील्स डाल देते हैं उसकी लाइफ के अंदर। तो वो भी सोचने लग जाता है कि पहले तो मैं इतना खाता ही नहीं था, अब मुझे इतना ज़्यादा खाने के लिए दे रहे हैं। तो खाना समस्या नहीं है, सबसे पहले तो प्रॉब्लम इज डाइटिंग। लोग सोचते हैं हम कम खाएंगे तो हम वेट लॉस करेंगे, लेकिन ये लोगों का सोचना गलत है। आप सही खाएं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सही खाएंगे, टाइम टू टाइम खाएंगे, आप कभी भी मोटे नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको गाइडेंस लेनी बहुत ज़रूरी है। गलत हैबिट्स की वजह से भी वेट गेन होता है, जैसे कई लोग अल्कोहल लेते हैं बहुत ज़्यादा, उनका लीवर फैटी हो जाता है, इस तरीके की चीज़ों की वजह से भी होता है। विजरल फैट अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ओबीस होता चला जाता है। थायराइड एक बहुत बड़ा मेन कारण है, पीसीओडी एक बहुत बड़ा मेन कारण है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है और पर्सन ओबीस होता है। आज हार्ट अटैक्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है, ना खाना बनाने का, ना खाना खाने का।
दीपिका जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक आपके द्वारा बताए गए डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करेंगे और एक अनहेल्दी डाइट प्लान से हेल्दी डाइट प्लान की तरफ शिफ्ट होंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 28 आपकी आवाज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डाइट से रिगार्डिंग या आपकी हेल्थ में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं न्यूज़ 28 के माध्यम से। तो दिए गए आप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं मुझसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, मैं हर्ष कुमार स्वागत करता हूं अपने खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में। दोस्तों, आज हम एक्यूप्रेशर विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वैसे एक्यूप्रेशर जो पद्धति है बहुत ही प्राचीन पद्धति है। कई 100 वर्षों से इस पद्धति का उपचार पूरे दुनिया भर में किया जाता है। हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन्हें दबाने से कई तरह की बीमारियों का उपचार किया जाता है। हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं आशिमा गुप्ता जी। हम उन्हीं से जानते हैं कि एक्यूप्रेशर पद्धति किस तरीके की पद्धति है और किस तरीके से इस पद्धति में इलाज किया जाता है। हमारे शरीर में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें दबाने से कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है। हम सीधे बात करते हैं आशिमा गुप्ता जी से और उन्हीं से जानते हैं इस पद्धति के बारे में। नमस्कार आशिमा गुप्ता जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज़ में। नमस्कार और न्यूज़ 28 के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। हर्ष जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक्यूप्रेशर पद्धति आज की नहीं, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। बीच में तो इसका प्रचलन थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन आजकल लोगों में काफ़ी अवेयरनेस दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लोग आजकल एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के पास ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस पद्धति में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर इस पद्धति को आप सीख लें तो स्वयं भी घर पर कर सकते हैं। तो लोग पॉइंट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक्यूप्रेशर की क्लासेस भी ले रहे हैं और एक्यूप्रेशर का इलाज की तरफ अवेयर हो रहे हैं, वहीं पर जा रहे हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और अपनी ही बॉडी में इसके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। इससे हम सैकड़ों बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जी आशिमा गुप्ता जी, आप एक सफल आप एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं। इसमें एक्यूप्रेशर पद्धति में ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनको हम एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही वो ठीक हो सकती हैं? ऐसी कौन सी बीमारियां, वो भी हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। हाँ जी, वैसे तो इससे हर एक बीमारी का इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ एक बीमारियां हैं जो इससे ही ठीक होती हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी लोगों को बहुत ज़्यादा हो गई है। जब से कोरोना आया है तब से लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो स्ट्रेस बढ़ गया है और कोरोना की वजह से लोगों को डर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इससे निजात पाने के लिए लोग मेडिसिन की तरफ ना जाके ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यानी कि एक्यूप्रेशर की तरफ प्रेरित हो रहे हैं और वो ज़्यादा आ रहे हैं। और कुछ एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और दूसरी हो गई स्लीपिंग डिज़ॉर्डर, इंसोमिनिया। इसमें है कि रात को लोग सोचते ज़्यादा हैं तो इस वजह से नींद नहीं आती है उनको। तो इसके भी बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जिससे आपको कुछ ही दिनों में अच्छे से नींद आएगी। और हमारे पास है फ्रोज़न शोल्डर हो गया, सियाटिका पेन का तो 100% हमारे पास ट्रीटमेंट है और ये विद इन 15 डेज़ बिल्कुल चला जाता है। जिसकी सर्जरी की भी नौबत आ जाती है उसको हम पॉइंट से ही ठीक कर देते हैं। और पॉइंट्स हो गए आपके लिम्फोडिमा, जिसमें पानी भर जाता है। हमारे लिम्फ नोड्स जो होते हैं उन पर कहीं पर ब्लॉकेज आ जाती है, तो उसको भी हम एक्यूप्रेशर की मदद से ठीक कर देते हैं। दूसरा हो गया रेनाइटिस, नाक बंद होना, छींके आना, कफ कोल्ड और बैक पेन, सियाटिका पेन और काफ़ी बीमारियाँ हम एक्सप्लेन करने लगेंगे। तो सो मैनी डिजीजेस कैन बी क्योर्ड बाय दिस थेरेपी। जी आशिमा जी, इस समय सर्दी का मौसम है, सर्दी पीक पर है और कफ कोल्ड की समस्या हर घर में लगभग देखने को मिलती है। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, ये कोल्ड सबको ही को तंग करता है। क्या एक्यूप्रेशर में ऐसे कोई पॉइंट्स हैं जिसकी मदद से घर बैठे इसका भी उपचार किया जाता है? क्योंकि इसको लेकर लोग ज़्यादातर फिर डॉक्टर की तरफ भागते हैं, तो क्या है इस पद्धति में इसका इलाज? जी हाँ, इसके बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिससे कि तुरंत आराम आएगा आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाने पर। जैसे
पहले मैं इसको बताना चाहूँगी कि ये कैसे हो जाता है हमको, जुकाम, नज़ला, इन्फ्लुएंज़ा, कोल्ड कफ। तो इसके लिए मैं बताऊँगी आपको कि हमारे ये ऊपर माथे के ऊपर कुछ पोर्शन होता है, वहाँ कैविटीज़ होते हैं, उसको साइनस कैविटीज़ बोलते हैं, वहाँ पे एयर होती है, यहाँ पर भी और ये फेस के नीचे भी। तो क्या होता है कि कोल्ड की वजह से हमको उस कैविटीज़ में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो हमें वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करने होते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज़ करने के लिए हमारे सबसे अच्छा पॉइंट है, एक तो नाक के नीचे ये पॉइंट, नाक के दोनों साइड होते हैं ये पॉइंट, तो उनको हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने घुमाना होता है। उसको दोनों को इकट्ठा भी घुमा सकते हैं हम, और एक एक करके भी घुमा सकते हैं। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। आपको तुरंत इसका इफेक्ट नज़र आएगा। दूसरा पॉइंट हो जाता है हमारा नाक के ऊपर ये पॉइंट, आईब्रोज के ये स्टार्टिंग में, इसको भी हमने क्लॉकवाइज राउंड राउंड घुमाना है और फिर ऑपोजिट घुमाना है। इसको भी आप 10 टाइम्स कर सकते हैं। उसके ऊपर आता है आपका, जिसको आप थर्ड आई भी कहते हैं, इसको भी आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं। इसके बाद आपका आता है ये वाला पॉइंट, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप ज़्यादा भी घुमा सकते हैं, क्योंकि साइनस की वजह से, जुकाम खांसी की वजह से आपको सर दर्द भी हो रहा होता है, इससे सर दर्द में भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसके बाद का पॉइंट आता है आपके ये उंगलियों के टिप्स, ये सारे टिप्स साइनस के पॉइंट्स हैं और जुकाम, नज़ला इसके पॉइंट्स हैं। तो आपने इसको धीरे धीरे प्रेस करना है। प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का प्रेशर देना है, ये इस तरीके से। और फिर आ जाता है आपका ये वाले पॉइंट। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि ये प्रेशर किस तरीके से इसको ठीक से दिया जा सकता है। आपने क्या करना है, क्रॉस फिंगर्स करनी है, उससे आपके दोनों पॉइंट्स इकट्ठे दबेंगे। जब आप क्रॉस करते हैं तो ये फिंगर की टिप्स आपकी ये दूसरे वाले पॉइंट पर लगी, और जब आपने अपने हाथों को इस तरह से स्ट्रेच किया तो आपका ये दबाव दोनों पॉइंट्स पर पड़ गया इकट्ठे, टिप्स पर भी और ये नीचे भी। तो आपने प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, इसको 20 टाइम्स करना है आपने। तो 20 टाइम्स ये करना है सुबह, दोपहर, शाम को। तो कुछ समय बाद ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आप एक दो प्राणायाम कर सकते हैं, जैसे उज्जयी प्राणायाम हो गया। उज्जयी प्राणायाम आप कहीं पर भी बैठे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़मीन पर ही बैठना है। इसमें आप चेयर पे बैठकर, बेड पर बैठकर कहीं पे भी कर सकते हैं। इसमें आपने गले से अपनी आवाज़ को खींचना है, जैसे तो आपको जैसे स्टार्टिंग में थोड़ी सी खांसी भी आ सकती है। उसके बाद इसमें मेन आपको पता लगेगा उज्जयी ही है या आप ऐसे ही कर रहे हैं। तो उज्जयी में विशेषकर इसमें गले, जो टंग होती है आपकी, यहाँ पर गले में थोड़ी सी वाइब्रेशंस आपको आती दिखाई देगी। तो उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं। दूसरा है आपका सूर्य भेदी। तो नज़ला और जुकाम आपका किस लिए होता है, क्योंकि हमारी ठंड की वजह से हम जो गर्म तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो गर्मी की तासीर लाने के लिए हमें सूर्य भेदी प्राणायाम करना। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में आपने जो आपका राइट नोस्ट्रिल है उसको आपने उससे सांस लेनी है। जैसे आपने ये मुद्रा बनाई, वैसे आप कोई भी मुद्रा बना सकते हैं। ये मुद्रा आपकी विष्णु मुद्रा है। विष्णु मुद्रा में आपने ये लेफ़्ट नोस्ट्रिल को बंद किया और राइट को खोले रखा। इससे आपने धीरे धीरे सांस लेनी है। अगर आप तेज़ी से सांस लेंगे तो ऑक्सीजन ठीक मात्रा में आपके अंदर नहीं जा पाएगी। तो आपने धीरे से सांस लिया, फिर अंगूठे से इसको राइट को बंद करके लेफ्ट से आपने एक्सहेल, फिर आपने अगेन राइट से ही लेना है सांस। तो इस तरह से आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं, सूर्य भेदी प्राणायाम आपके अंदर गर्मी पैदा करता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये नहीं करना है, ठीक है। और करना भी हो तो डॉक्टर की सलाह लें कि ये कर सकते हैं कि नहीं, इससे गर्मी उत्पन्न होती है।
तीसरा प्राणायाम है कपालभाति। उसमें आपने एक्सहेल करना होता है, सांस लेना नहीं है। लेने की ये प्रक्रिया अपने आप होगी, बस आपने छोड़ना है सांस को। जैसे ये भी हाई ब्लड प्रेशर वाले ना करें, और इसके ऑपोजिट लो ब्लड प्रेशर वाले इसे ज़रूर करें, बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ ही आप कुछ घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, जैसे लौंग के पानी, लौंग को उबाल के 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसको लौंग को के 4-5 क्लोव्स आप डाल दीजिए उसके अंदर, और उसको बॉईल कीजिए। जब वो आधा रह जाए तो सिप कर करके पीजिए। अगर किसी को इससे एलर्जी हो तो वो लौंग को अवॉइड करें। एक और घरेलू उपचार कर सकते हैं आप, जैसे कि अजवाइन, मुट्ठी भर अजवाइन लीजिए, तवे पर उसको भून लीजिए और एक कपड़े में उसे डालकर और उसे सूंघिए, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और उसको आप उस पोटली बना के, उस पोटली को आप अपने सिरहाने पर भी रख सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशिमा गुप्ता जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ एक्यूप्रेशर पद्धति को लेकर, और विशेषकर जो ये मौसम चल रहा है सर्दी का, और सर्दी जुकाम जो एक बीमारी होती है उसको लेकर भी आपने महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों से साझा की। हम यही आशा करते हैं कि आने वाले समय में भी आप जो तरह तरह की बीमारियाँ हैं उनके इलाज किस तरीके से एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा किया जाता है, उस विषय पे भी आप हमारे दर्शकों को समय समय पे बताती रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि आशिमा गुप्ता जी ने, जो एक एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने एक्यूप्रेशर पद्धति के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको बताया, और विशेषकर जो इस समय सर्दी का मौसम चल रहा है उस विषय पे भी उन्होंने, जो ये सर्दी जुकाम बीमारी होती है उस विषय के ऊपर भी उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपसे साझा की। और आने वाले समय में भी आशिमा गुप्ता जी एक्यूप्रेशर पद्धति द्वारा जो विभिन्न तरह की बीमारियां हैं उस विषय के ऊपर भी आपसे रूबरू होकर उन बीमारियों का किस तरीके से उपचार किया जाता है उसके भी आपसे वो डिस्कशन करेंगी। अगर हमारा ये खास कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए दर्शकों क्योंकि आपको हमारे अपडेट्स समय समय पे मिलते रहेंगे, और महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हम आपके लिए बनाते हैं, विशेष वीडियो तैयार करते हैं, वो आप तक वो पहुँचते रहेंगे। और हम नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नई पर्सनैलिटी से आपसे रूबरू कराएंगे। तब तक मुझे हर्ष कुमार को आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ 28 आपकी आवाज़, और आपके साथ मैं हूं लक्ष्मी पोद्दार। आज हमारे साथ जो गेस्ट उपस्थित है वो एक जानी मानी बिजनेस विमेन है, जिसने न केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने बिजनेस को फर्श से अर्श तक पहुंचाया, बल्कि वह कई महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। हमारे साथ जो गेस्ट उपस्थित है उनका नाम है श्वेता चौधरी खिलवानी। श्वेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 28 आपकी आवाज़ में। थैंक यू लक्ष्मी जी। आज मैं आप सब व्यूअर्स के सामने प्रस्तुत हुई हूँ न्यूज़ 28 के माध्यम से। मैं आप सबका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। श्वेता जी, आप एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन होने के साथ आपने महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसका नाम है महोदरी। तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि ये प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, आपने इसकी शुरुआत कब और कहाँ से की? महोदरी एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म है जो कि वुमेन ओरिएंटेड है और विमेन्स के लिए ही है। उनके प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने लेके आने के लिए और उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया गया है महोदरी के नाम से। जैसे कि हर औरत का एक सपना होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहती हैं, तो महोदरी उन सब औरतों को प्रमोट करने के लिए उनकी सहायता करता है, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनसे हम इन प्रमोशंस के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लेते। अलग अलग तरह से अलग अलग मीडिया के थ्रू हम उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि वो अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने ला सकें। और महोदरी में हमने 2 से 3 मॉडरेटर्स भी रखे हुए हैं जो कि उनकी सहायता करते हैं। उन मॉडरेटर्स को कोई भी लेडी फ़ोन करके, कॉल करके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी जानकारी दे सकती है और उनसे जुड़ सकती है और महोदरी में अपना नाम दर्ज करा सकती है। महोदरी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम तीनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स को विजुअल करा सकती हैं, लोगों से साक्षात्कार करा सकती हैं।
और अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ने के लिए हम उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि न्यूज़ चैनल्स, मैगज़ीन्स या लाइव सेशंस के थ्रू उनकी हेल्प करते हैं। मैम, जैसे आपने मुझे बताया, आपने जो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया महिलाओं के लिए, महोदरी, तो मैम ये नाम बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, हमने कभी ऐसा नाम नहीं सुना। तो ये नाम आपने कहाँ से आपको सूझा और इसका मतलब क्या है, और ये महोदरी प्लेटफॉर्म की शुरुआत आपने कब और कैसे की? महोदरी आज से 2 साल पहले शुरू हुआ था। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ और बहुत ज़्यादा मेरे को फ्रेंड्स बनाने में दिलचस्पी रहती है। तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू कर श्वेता कि तू लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और उनकी हेल्प भी कर सके, क्योंकि मुझे सोशल वर्क करने में बहुत रुचि रहती है। तो महोदरी नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वो सिर्फ लेडीज़ के लिए है और महोदरी का जो मतलब होता है वो होता है माँ का उदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लेडीज़ के कई रूप होते हैं, एक बेटी, एक माँ, एक बीवी, एक बहू, अलग अलग तरह के रूप होते हैं। तो हमने महोदरी में अलग अलग प्रोफेशन से लेडीज़ को जोड़ा है, इसीलिए हमने महोदरी नाम रखा क्योंकि महोदरी एक लेडी को रिप्रेजेंट करता है जो कि एक ब्रह्मांड को रचने की पूरी सक्षमता रखती है, एक नया जीवन रचने में पूरी एक सक्षम है। तो इसीलिए महोदरी रखा गया। महोदरी एक संस्कृत और हिंदी का मिला जुला वर्जन है। लोग बोलते हैं कि श्वेता इसका मतलब क्या है, महोदरी हमने कभी नाम नहीं सुना। तो हमने इसीलिए इसका ये मतलब अर्थ सोच के रखा कि जो कि सिर्फ औरत की सक्षमता को दर्शाए, इसीलिए इसका ये नाम रखा गया। जी मैम, ये तो थी आपके प्लेटफॉर्म की बात, लेकिन इसी के साथ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो लोगों को, खासकर महिलाओं को बिजनेस करने के लिए मोटिवेट करती है। तो वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपने मोटिवेशनल स्पीच दी है? क्योंकि ये हम सभी का मानना है कि महिलाओं को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और खास करके फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। तो आपने किस हद तक महिलाओं की हेल्प की है उन्हें इंडिपेंडेंट बनने में? मेरा जो मानना है वो है कि औरत अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ब्रह्मांड को रच सकती है, एक रचयिता है। तो हम हमेशा यही चीज़ देखते आए हैं कि लेडीज़ को जो सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है वो है उनका फैमिली का बैकग्राउंड और फैमिली का सपोर्ट, जो कि मुझे शुरुआती टाइम में नहीं मिला और मुझे किसी ने भी मेंटली भी सपोर्ट नहीं किया, ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो जो चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में हर्डल्स की तरह मिली, जो कि मेरे को आगे आने में रोकती थी, तो मैंने फिर यही सोचा कि जब मैं इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे वहाँ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला और मेरी शिक्षा भी पूरी नहीं हो पाई, किसी कारणवश मेरी शादी भी जल्दी हो गई थी। तो जो परेशानियाँ मैंने अपने घर में रह के देखी, जो हर्डल्स मैंने अपनी लाइफ में देखी कि मैं आगे बढ़ना चाहती थी पर वो मैं आगे बढ़ नहीं सकी, वही सब चीज़ें मैं एक महोदरी के माध्यम से लोगों को इंस्पिरेशन की तरह प्रोवाइड करती हूँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि न्यूज़ 47 हो गया, इंस्पायरिंग इंडियंस हो गया, या स्टोरी ऑफ सोल्स हो गया। अलग अलग अचीवर्स ग्लोबल्स की तरफ से मेरे को मैगजीन्स में भी, उनकी मैगजीन में फीचर किया गया। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे मैंने लेडीज़ को इंस्पायर करने के लिए अपनी स्टोरी सुनाई। जैसे कि लोग कहते हैं कि हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला, तब मैंने लोगों को ये बताना शुरू किया कि आप सब पढ़ी लिखी हैं, सक्षम हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में। जब मैं एक छोटा बच्चा थी, 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी, इस वजह से मेरे जो सपने थे वो कई अधूरे रह गए। तो मैं जो एक पूरी तरह से साक्षर भी नहीं थी, जल्दी शादी भी हो गई, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी सिर पे आ गई, उसकी वजह से जो चीज़ें मेरी अधूरी रह गई थी वो मैंने अपनी शादी के 20 साल के बाद पूरी की। तो मेरा मानना यही है कि अगर मैं इन सब चीज़ों को कर सकती हूँ बिना किसी के सपोर्ट के, तो जो लेडीज़ पढ़ी लिखी हैं और अपना हर चीज़ में आगे आने के लिए सक्षम हैं, तो मैं उनके लिए एक मोटिवेशन बनना चाहती थी। और मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके उनको अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई और काफ़ी लोग उससे प्रभावित भी हुए और कई लेडीज़ मेरे साथ आके जुड़ी और उन्होंने
ये चीज़ महसूस करी कि अगर औरत ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। जब एक बच्चे को जन्म दे सकती है, एक सृष्टि को रच सकती है, तो अपने सपने क्यों नहीं पूरी कर सकती। तो महोदरी एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हम औरत को उसके सपने पूरे करने में मदद करते हैं। दूसरा, हम उनको ये भी समझाते हैं कि सिर्फ अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए मत जियो, जो आपकी अपनी डिग्निटी है, अपनी पहचान है, उसको भी साथ में लेके जियो। तो देखो आप अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर होना, सिर्फ लोगों को बताना ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए आपको लोगों के साथ जुड़कर उस काम को करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी भी सबको यही एक संदेश देना चाहूँगी कि अपने अंदर विश्वास जगाए रखें कि आप अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं। अपने पंख को फैलाकर आसमान में उड़ना शुरू कीजिए। सिर्फ अपने बच्चों तक, अपने परिवार तक सीमित मत रहिए। अपने जितने भी सपने, अपनी जितनी भी आशाएं आपने अंदर दबा के रखी हैं, उसको भी आप बाहर निकालिए। फिर आप देखिए कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो मैम, इसका मतलब सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ मैं जानना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि आपकी 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी, आप ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो आजकल के माहौल में ये है कि बिज़नेस भी ऑनलाइन ही चलने लगे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू। और जैसे आम लोगों की भी बात करें तो वो भी ऑनलाइन ही सामान खरीदना या बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैम, अगर मैं सोशल मीडिया हैंडल करने की बात करूँ तो वो आप कैसे मैनेज करती है और वो कौन करता है काम? मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो जब मैंने आज से 10 साल पहले काम करना शुरू किया था, तो सबसे पहला ये हर्डल आया कि मेरे को कंप्यूटर की नॉलेज नहीं थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तब मेरी सिस्टर की डॉटर मेरे साथ आई और उन्होंने मुझे बोला कि मासी आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बना देती हूँ पॉटपूरी के नाम से, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं और वहीं पे लोग आपसे ख़रीद लेंगे। तो तब रूपसी रहेजा ने मेरा बहुत साथ दिया और अब मेरी बिटिया धैर्या खिलवानी, जो कि मेरा राइट हैंड है और एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेरी बैकबोन है। महोदरी की भी वो मॉडरेटर हैं, साथ में मीडिया हैंडलर हैं। मेरे सारे मीडिया हैंडल्स वही संभालती हैं, चाहे वो महोदरी हो, चाहे वो पॉटपूरी हो, चाहे वो कोई और मीडिया का कोई भी कवरेज हो या कोई भी लेख लिखना हो। तो मेरी डॉटर मेरे साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जो कि मुझे एक बहुत बड़ा एक अपने अंदर ही प्राइड महसूस होता है कि मैंने ना केवल औरतों को और दूसरी दुनिया में जो लेडीज़ थी उनको अपने साथ रखा, बल्कि बेटियों को, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्यारी तितलियां होती हैं या हमारे लिए परियां कहलाई जाती हैं, उसको भी मैंने अपने साथ एक टीम मेंबर की तरह जोड़ा है। और महोदरी की एक और मॉडरेटर हैं, वो है संध्या, सोल रिवाइवर। उनका भी बहुत बड़ा रोल है महोदरी को बिल्डअप करने में और उसको आगे बढ़ाने में। संध्या और धैर्या, ये दोनों मॉडरेटर्स हमारा सोशल मीडिया हैंडल संभालती हैं, साथ में लोगों के साथ जुड़ती हैं और उनसे महोदरी के बारे में डिस्कशन करके उनको महोदरी के साथ जोड़ती हैं। तो धैर्या जो मेरी डॉटर है, वो सारा मेरा मीडिया का कवरेज और जितना भी पोस्टिंग्स हो गई, फ़ोटोज़ एडिटिंग करनी हो गई या पेज पे फ़ोटोज़ डालनी हो गई, वो सारा धैर्या खिलवानी हैंडल करती हैं। अच्छा मैम, तो चलिए कुछ आपके बिज़नेस के बारे में भी बात कर लेते हैं कि आप किन किन चीज़ों में बिज़नेस करती है, ब्रांड का क्या नाम है, और जैसा अभी आपने पॉटपूरी के बारे में डिस्कस किया हमसे, तो कुछ उसके बारे में बताइए। हाँ जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं लेडीज़ को सपोर्ट करती हूँ, तो जो मेरा अपना पॉटपूरी है वो एक जैगिंग से रिलेटेड कंपनी है। रिपब्लिक ऑफ कर्व्स मेरे बेटे की कंपनी है और उसके चाचू की, दोनों साथ में मिलके चलाते हैं। वो लेडीज़ अपैरल्स के बारे में है। हमारे पास मोर देन 500 लेडीज़ अपैरल्स के पैटर्न्स हैं, जो कि जेगिंग्स, पैंट्स, स्कर्ट्स, वन पीस ड्रेसेस, कोट्स, ब्लेजर्स और अलग अलग तरह की स्कर्ट्स, इन सब चीज़ों में डील करते हैं। और हमारे ब्रांड की जो यूएसपी है वो है प्लस साइजेस। हम लोग M to 7XL तक डील करते हैं उस कंपनी में। जैसा कि आपको भी पता होगा कि इंडिया में प्लस साइजेस की बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है लेडीज़ को, कि XXL से ज़्यादा साइजेस या 4XL से ज़्यादा साइजेस नहीं मिलते।
तो जो पॉटपुरी और रिपब्लिक ऑफ कर्व्स है वो प्लस साइजेस में डील करता है। हमारी यूएसपी क्वालिटी और प्लस साइजेस को लेकर है, क्योंकि हमारा जो अपैरल है, जो एम साइज में आपको पैटर्न मिलेगा वही आपको 7XL में भी मिलेगा। 7XL माना जाए तो 52 प्लस वेस्ट मानी जाती है, और इतने बड़े साइजेस कहीं भी अवेलेबल नहीं होते। तो हमारे जितने भी बायर्स हैं या कस्टमर्स हैं वो बहुत खुश रहते हैं कि श्वेता आपके ब्रांड के साथ जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारी सारी मन की इच्छाएं पूरी होती हैं कि हमें अलग अलग स्टाइल्स में ड्रेसेस भी मिल जाती हैं, जैकेट्स भी मिल जाती हैं, पैंट्स भी मिल जाती हैं, जो कि और ब्रांड्स में बहुत मुश्किल होता है इतने बड़े बड़े साइजेस में, या फिर वो बहुत महंगे होते हैं जी। हमारा जो ब्रांड है वो पॉकेट फ्रेंडली है। हमारा जो मोटो था उस ब्रांड को बनाने का वो यही था कि हम हर घर में पॉकेट के अनुसार प्रोडक्ट पहुंचाएं, हर लेडी का सपना पूरा करें, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कि हर कोई यही सोचता है कि रीजनेबल चीज़ मिल जाए और अच्छी चीज़ मिल जाए जी। तो पॉटपुरी का जो मेन मोटिव है वो यही है कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट पहुंचाएं और बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी मिले लोगों को। जी मैम, जैसे बताया आपने, आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन हैं जो अपने बिजनेस को सक्सेसफुली हैंडल कर रही है, लेकिन इसके साथ ही आपने बताया था कि आपकी बहुत जल्दी शादी हो चुकी थी, आपकी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आपको दोनों ही चीज़ें, दोनों ही सिचुएशन संभालनी है, घर भी देखना है, बिजनेस भी देखना है, तो आप ये चीज़ कैसे हैंडल करती है और इस दौरान आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानी तो यही मानी जाती है एक हाउसवाइफ के लिए कि पहले उसको सुबह उठते ही अपने घर को संभालना है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, तो मेनली परेशानियां यही मानी जाती हैं। पर मैंने उस चीज़ को पार पाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका सोचा कि ना केवल मैं अपने बच्चों को देखूं, ना केवल मैं अपने घर और परिवार को देखूं, साथ में बिजनेस भी देखूं। तो मैंने उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला कि जब हस्बैंड और बच्चे दोनों ऑफिस और स्कूल चले जाएं और मेड भी चली जाए तो मैं वो 2 घंटे अपने बिजनेस को दे सकती हूं, या मेरी मर्जी है कि मैं उसे 2 घंटे दूं, मेरी मर्जी है कि मैं 4 घंटे दूं। वो एक बहुत प्लस पॉइंट है ऑनलाइन बिजनेस का, जो कि मेरी नज़र में बहुत ही कारगर है, और मैंने इसी चीज़ को ध्यान में रख के अपने ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाया। और मेरा मानना यह है कि आप अपनी बॉस खुद बनिए। जी मैम, तो बिजनेस वुमेन होने के साथ, अपने बिजनेस को संभालने के साथ आपने अपना एक रिलीजियस ग्रुप नारी शक्ति मंडल की भी शुरुआत की, तो इस ग्रुप की शुरुआत आपने कब की, कैसे की और इसका मेन क्या मोटिव है? नारी शक्ति मंडल मेरे दिमाग में जब आया, आज से 2 साल पहले की बात है ये, मैं एक मंदिर से जुड़ी हुई थी जिसमें कीर्तन, किट्टी और ये सब चलता रहता था, पर कोई भी धार्मिक काम नहीं होता था। मतलब जो भी काम होते थे वो सिर्फ किट्टी तक ही मतलब रह जाते थे, या फिर आपस में खाया पिया मौज मस्ती करी और बस ख़त्म हो गया, लोग अपने अपने पैसे लिए और चल पड़ते थे। फिर मेरे मन में ये एक सोच आई कि क्यों ना हम एक छोटा सा ऐसा मंडल बनाएं जिसमें लेडीज़ जुड़ें और हर महीने एक छोटा सा अमाउंट जो कि 500 रुपये है, हम उन लेडीज़ से इकट्ठा करें और एक छोटा सा नारी शक्ति मंडल के रूप में वो हमने एक ग्रुप बनाया। हम हर महीने उसमें 500 रुपये इकट्ठा करते हैं और एक वॉलेट में डालते हैं, और इस चीज़ को करते हुए हमें 2 साल हो गए हैं। उसका जो एक मेन मोटिव था वो ये था कि हम लोग जो भी मौज मस्ती करते हैं उसके साथ साथ धार्मिक कार्य भी होने चाहिए, जैसे कि कभी भंडारा हो गया, कभी छबील हो गई, कभी गरीबों में कंबल बांट दिए, कभी बच्चों को गर्म कपड़े दे दिए। अभी 2-3 दिन पहले ही हाल ही में मैंने नारी शक्ति मंडल के द्वारा एक छोटा सा आयोजन किया था जिसमें हमने राजमा चावल, बच्चों के लिए गरम जुराबें, गरम टोपी और हाथों के दस्ताने बांटे थे। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर आपके मन में कुछ भी धार्मिक काम करने की इच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे आपके हाथ में उतना पैसा हो कि आप कोई धार्मिक काम कर सकें। तो नारी शक्ति मंडल इसीलिए हमने बनाया कि छोटा छोटा अमाउंट इकट्ठा करके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, और कोई भी छोटा सा कोई भी आयोजन जो भी हम करना चाहते हैं वो बिना किसी टेंशन के पूरा हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमने 2-3 दिन पहले छोटे बच्चों को गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान दिया, तो एक छोटा सा अमाउंट, चाहे वो 5,000 था या 6,000 था या 7,000 था, उस टाइम मुझे परेशानी नहीं हुई वो निकालने में।
तो नारी शक्ति मंडल का मेन मोटिव यही है कि छोटी छोटी सेविंग्स करके अगर आप अपने मन की इच्छा पूरी कर सकते हैं धार्मिक कार्यों को करके, तो हमेशा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और नारी शक्ति मंडल का हिस्सा बन सकते हैं। श्वेता जी, आपका हमारे चैनल न्यूज़ 28 आपकी आवाज़ में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। न्यूज़ 28 ने मुझे अपनी आवाज़ दर्शकों तक पहुँचाने का एक ज़रिया दिया और मुझे अपने चैनल में आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। देश दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 28 आपकी आवाज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष कुमार। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी आवाज में। किसी ने सच ही कहा है कि एक औरत संपूर्ण तभी कही जाती है जब वो एक माँ का दर्जा पाती है, और माँ बनने के लिए एक औरत के जीवन में गायनोकोलॉजिस्ट की जो भूमिका है बहुत ही अहम होती है। एक सफल गायनोलॉजिस्ट, अगर कहें स्त्री रोग विशेषज्ञ, अगर एक सही मिल जाए जीवन में एक औरत को, तो वो माँ का जो दर्जा है वो बहुत ही अच्छा फील उसको होता है। अक्सर कहा भी जाता है कि महिलाओं का दर्द महिला ही अच्छे से समझ सकती हैं। आज हमारे स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो एक अच्छी गायनोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपने अरमानों को जो पंख दिए उससे वो मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में भी उन्होंने अपने कदम बढ़ाए, और आज वो वहाँ पे भी जिस तरीके से वो मेडिकल क्षेत्र में सक्सेस हो रही हैं, उसी तरह वो एक्टिंग और मॉडलिंग के क्षेत्र में भी सक्सेस हो रही हैं। जी, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अपूर्वा नैन के बारे में, जो एक सफल गायनोलॉजिस्ट के साथ साथ एक सफल मॉडल और एक्टर भी हैं। हम सीधे बात करते हैं अपने खास मेहमान से और उनसे रूबरू कराते हैं आपको, और उन्हीं की जुबानी जानते हैं उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। थैंक यू हर्ष जी, मुझे न्यूज़ 28 चैनल पे आके बहुत खुशी मिली और आपसे जान के हमारी तारीफ के बारे में भी बहुत अच्छा लगा। जी डॉक्टर अपूर्वा जी, जहां तक मैं आपको जानता हूं आप एक आर्मी बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं जी। और एक अच्छे स्विमर भी आप रह चुके हैं, एक अच्छे डांसर भी आप हैं, डांसिंग की कलाएं भी आपको बहुत अच्छी आती हैं। तो मेडिकल लाइन के साथ साथ सीधा स्विच ओवर करना मॉडलिंग एक्टिंग बहुत ही डिफरेंट है। क्या आपको लगता था कि इस फील्ड में आप अपना एक हॉबी की तरीके से जाएंगे या इसे प्रोफेशन बनाएंगे? जी हर्ष जी, ये सवाल मुझसे कई बार पूछे गए हैं एंड मैं ये बात बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप ने, स्पेशली मेरी मॉम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस फील्ड में आने के लिए। बचपन से मेरा ये सपना था, मैं माइक लेके बोलती रहती थी मैं मिस इंडिया हूँ, ये हूँ। मुझे वो जो दुनिया लगती थी एक्टिंग की और मनोरंजन की दुनिया बहुत अट्रैक्ट करती थी। हाँ, इंटेलिजेंट में थी तो इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी मैंने कर लिया। मैंने अपनी MBBS की है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से, दिल्ली कैंट से। फिर मेरा जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मैंने मेक क्वीन किया, जो एक आर्मी का एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, वहां से फिर मैंने मिस इंडिया भी किया। बट उन दौरान में MBBS के साथ साथ दोनों चीज मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो गया था जी। तो मैंने उसको साइड में रख के MBBS कंप्लीट किया अपनी, और फिर मैं बॉम्बे गई। बॉम्बे में मैं इनफैक्ट मंडी हाउस से यहाँ से थिएटर भी करके गई थी, क्योंकि जैसे मैंने आपने सही बताया मैं एक भरतनाट्यम डांसर भी हूँ और मैंने बेली डांस भी सीखा हुआ है और मैंने थिएटर भी किया था। तो फिर इस माध्यम से मुझे बॉम्बे में अपनी एक अच्छी प्रोफाइल मिली। मैंने वहाँ पे बहुत एड फिल्म्स किए हैं, मैंने काफ़ी बड़े अच्छे लोगों से के साथ काम किया है। ओमपुरी के साथ एक लास्ट फिल्म की थी मैंने जिसका नाम है मिस्टर कबाड़ी, उसमें मेरा आप कैमियो रोल देख सकते हैं। जी जी। अनूप जलोटा जी का मेरे लाइफ में बहुत बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड हैं। या यूं कहें कि वो गॉड फादर भी आपके कह सकते हैं इस फील्ड में। जी। और स्पेशली मुझे हमेशा बॉम्बे में क्या सबसे ज्यादा एक नए इंसान को या नॉन फिल्मी बैकग्राउंड लोगों को ब्रेड एंड बटर खाने की बहुत दिक्कत होती है, छत की बहुत दिक्कत होती है। मेरी मॉम का उससे बहुत सपोर्ट रहा है। मुझे कभी भी पैसों के लिए आगे किसी से मिलने जाने के लिए कभी उस चीज की कमी नहीं है। तो मेरा हमेशा फोकस हमेशा अपने काम पे बना रहा है। फिर मैंने एक फिल्म पार्थ दादा के साथ की थी जो लास्ट ईयर रिलीज हुई थी, दोस्ती जिंदाबाद।
उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। बहुत अच्छे दिग्गज कलाकारों के साथ मैंने काम किया है। शक्ति कपूर के साथ मैंने काम किया है, विनय पाठक के साथ काम किया है, ओम पुरी के साथ काम करने की मुझे आई एम फीलिंग ग्लैड कि मैं उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। अनु कपूर के साथ मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं। और सारिका हसन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2.5 सालों में बॉलीवुड में जितना किया है उतना शायद ही नए नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बहुत कम लोग कर पाते हैं। बिल्कुल ठीक। अपूर्वा जी, जो बैकग्राउंड आपका है वो तो एक आर्मी बेस है और बड़ा स्टिकनेस होती है, बड़ा डिसिप्लिन लाइफ होती है, और ये लाइफ तो बड़ी मस्ती भरी और एक अलग लाइफ होती है। मेडिकल साइंस के साथ साथ एंटरटेनमेंट लाइफ, इन दोनों में तालमेल आप कैसे बिठाती हैं? हर जी, इस सवाल जो आपने मुझसे पूछा है, मैंने आई थिंक इसका सैकड़ों बार अपने इंटरव्यू में या लोगों ने जब भी पूछा मुझसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। देखिए, जब आपकी इच्छा, आपके मन की इच्छा, किसी भी आपको पैशन जिस चीज के लिए होता है, आप उसके लिए समय जरूर निकाल पाते हैं। हाँ, पढ़ाई में मैं हमेशा फोकस इसलिए रही हूँ क्योंकि एक मन में रहा है कि मैं एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हूँ। मेरे माँ बाप बॉम्बे या किसी फिल्मी उससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो एक स्टेबलाइज करियर के लिए भी मैंने डॉक्टर अपने आप को देखा है। बचपन से मुझे डॉक्टर बनने की भी इच्छा रही है। तो एमबीबीएस करने के बाद, वहां पे रहने के बाद मैंने साथ साथ पढ़ाई भी की है, और पढ़ाई के दौरान मैंने ऑप्शन गायनी का एग्जाम दिया था। मेरा एग्जाम क्लियर हुआ, मैंने वो भी किया जी। तो जब इंसान के अंदर इच्छा होती है, काम करने की शक्ति होती है, तो हर चीज मैनेज हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला, मेरी मॉम का बहुत सपोर्ट रहा है, चाहे वो फिल्मी बैकग्राउंड में सपोर्ट करना हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए, उन्हें शी इज अ लॉयर, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर, आप ये भी हमारे को बताएं कि जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, जैसे आपने अभी बताया भी हमारे दर्शकों को, तो एक स्टेज पे जब आप मिस इंडिया प्रतियोगिता भी आप उसे फेस कर रही थी, और जब दोनों में आपको चॉइस करने का मौका आया तो आपने मेडिकल लाइन को ही प्रेफर दिया। जब वो मौका आपसे मिस हुआ, तो क्योंकि आप ग्लैमरस भी हैं, आप ब्यूटीफुल भी हैं, और आप अच्छी दिखती हैं, और शायद उस चीज लेवल को भी आप अचीव कर लेती, है ना? तो वो जो मिस हुआ अपनी लाइफ में, क्या आपको लगता है कि वो ज्यादा बेटर था कि आज मेडिकल साइंस में लिए ज्यादा बेटर है? देखो, क्या ज्यादा बेटर रहता, इस बात का तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली मेरे लिए उस टाइम पे एमबीबीएस करके डॉक्टर अपनी डिग्री बनना बहुत बहुत जरूरी था। बिकॉज अगर एक बार आप बॉलीवुड ग्लैमर में पूरी तरह से अपने आप को इन्वेस्ट कर देते हो, तो फिर आप उसमें रह जाते हो। तो पढ़ाई कंप्लीट करना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। तो डॉक्टरी करके फिर मैंने उस फील्ड के लिए ऑप्ट किया। एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त रहे हैं, उन्होंने मुझे, अमन वर्मा, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बहुत मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया कि अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा, आपको जरूर मिलेगा। तो मैंने वहां से अपने एमबीबीएस को कंटिन्यू रखा, कंप्लीट किया। वहां जाके फिर एट द एंड ऑफ द एम आपका बॉलीवुड होता है। तो थिएटर करने के बाद, हर तरह के डांस फॉर्म सीखने के बाद, मैंने कृष्णनाथ मूसे, जो सरोज जी के असिस्टेंट रह चुके हैं, उनके साथ बॉलीवुड स्टाइल सीखा। साउथ की मूवीज की हैं, मेरी फिल्म अभी कुछ दिनों में रिलीज भी हो जाएंगी। तो आपको, जब आपके अंदर एक कला होती है या आपके अंदर गुण होता है, तो आपको अपनी मंजिल खुद मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। और जैसा आपको अमन वर्मा जी ने आपको बताया कि किस्मत में होता है तो वो जरूर इंसान को मिलता है जी। तो क्या अपूर्वा जी को अपनी किस्मत की वो चीजें अभी मिल गई हैं? अभी प्रोसेस में है, वर्क इन प्रोग्रेस है जी। मैं अपनी मेहनत करती रहूंगी, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है जो उसके उसमें। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप एक गायनोलॉजिस्ट भी हैं। एक जिम्मेदार जो गायनोलॉजिस्ट होता है, एक औरत के लिए जब माँ का सपना उसका बनना बहुत अहम होता है एक समय पे जाकर, तो गायनोलॉजिस्ट की जो भूमिका होती है, जो उसका आपस में बातचीत रहती है, जो एक मेडिकल सारा बैकग्राउंड होता है, तो एक जिम्मेदार जो गायनोलॉजिस्ट होती है, वो आपकी नज़र में क्या है? जी, गायनाकोलॉजी एक बहुत ही टफ जॉब है। इनफैक्ट बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है। हाँ, मैं फुल फ्लेज अपना, जब भी इसको देती हूँ, इस प्रोफेशन को फुल फ्लेज में 100% देना ही पड़ता है। बिकॉज आप किसी की लाइफ के साथ डील कर रहे हो जी। और आप एक नई लाइफ को उसके अंदर से ला रहे हो। दैट फील्स, वो बहुत अच्छा फील होता है जब आप पहली बार उस बच्चे को अपने हाथ में पकड़ते हो। तो उसकी फीलिंग, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, वो बहुत ही अलग फीलिंग होती है।
हाँ, आप जब आजकल क्या हो गया, आजकल के जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, आपके मोबाइल्स आपके पास आते जा रहे हैं, लोग अवेयर ज्यादा हो गए हैं, मैं ये बात कह सकती हूँ। लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, मैम मैंने तो गूगल पे ये पढ़ा था, मैम मैंने गूगल पे वो पढ़ा था। तो लोगों की क्वेरी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा लगता है कि उन लोग इतने इंक्विजिटिव हैं अपनी बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके। नहीं तो पहले की मोर्टालिटी आप देखते हो, मेटरनल मोर्टालिटी रेट बहुत हाई थी इंडिया में जी। क्योंकि डिलीवरी के टाइम या कुछ भी होते टाइम वो लोग गांव में दाई डिलीवरी करवाती थी, जिससे मोस्टली उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। लेकिन आजकल मेटरनल मोर्टालिटी रेट काफी कम हो चुकी है, बिकॉज लोग हॉस्पिटल आते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, फॉलो अप करते हैं, जो बहुत जरूरी है एक फीमेल के लिए, बिकॉज उनकी लाइफ बहुत। टेक्नोलॉजी ने भी काफी उनको जागरूक किया है, काफी अवेयरनेस लेकर आए हैं इस फील्ड में। बिल्कुल। डॉक्टर अपूर्वा जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि महिलाओं के साथ कई तरह की शारीरिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान वो काफी अपसेट एक अपना फील करती हैं। जी। तो ऐसे दौर में प्रेगनेंसी पीरियड में एक अच्छी प्रेगनेंसी जब वो उनके साथ हो और एक नवजात शिशु एक हेल्थी, दोनों जच्चा बच्चा दोनों एक हेल्थी रहें, तो ऐसे कौन से टिप्स आपको रहते हैं जो उन प्रेगनेंसी महिलाओं को आप देना चाहेंगी? जी हर जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इनफैक्ट मैं अपने दर्शकों को भी ये बात बताना चाह रही थी। जी, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं या जब आप गर्भवती होती हैं तो हमेशा पहले, जब आपको पहला पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप पहले विजिट जरूर एक डॉक्टर के पास कराएं। एक फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना हमेशा जरूरी होता है कि ये देखने के लिए कि आपका जो बच्चा ठहरा है बच्चेदानी में है या उससे बाहर है, क्योंकि इसको कहते हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी, जो बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। और जब आपको बच्चा नहीं चाहिए होता है तब भी एक अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभार क्या होते हैं, लोग अपने आप से दवाई लेके खा लेते हैं, और अगर ऐसी कंडीशन में आपका एक टॉपिक प्रेगनेंसी भी है या फिर आपका अगर बच्चा समय से बड़ा हो चुका है तो उस टाइम पे वो दवाई ज्यादा नुकसान दे सकती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, आपको ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है, आपकी ट्यूब फट सकती है। तो ये सब चीजों पे इंसान को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। अल्ट्रासाउंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, तो वो उसका आप यूज करें, उसका आप अपने बॉडी के लिए, अपने बच्चे के लिए आगे यूज करें। फर्स्ट 3 महीने में एक अल्ट्रासाउंड करवाना जरूरी है। एक लेवल 2 होता है अल्ट्रासाउंड, वो बहुत जरूरी होता है बच्चे के फॉर्मिटी देखने के लिए कि कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसके जन्मजात विकृति में कोई खराबी तो नहीं आई है। लेवल 2 करवाइए, वो बहुत जरूरी होता है। एक एंड में अल्ट्रासाउंड कराइए। पूरे थ्रू आउट आपको मेडिसिन फ्री दी जाती है, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सप्लाई। आयरन, कैल्शियम, बी कॉम्प्लेक्स से दवाइयां खाते रहिए। कोई भी बीच में प्रॉब्लम होता है जरूर आइए। एंड के महीनों में 7वें, 8वें, 9वें महीने में बच्चे घूमने का ध्यान रखिए। अगर वो कम घूमे समय से तो जरूर अपने डॉक्टर के पास आइए, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन के पास आइए। जी डॉक्टर अपूर्वा जी, ये भी देखा जाता है कि ज्यादातर गायनोलॉजिस्ट जो आज के दौर के हैं वो ज्यादा प्रेफर ऑपरेशन को ज्यादा करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ऐसा क्यों? क्या वो नॉर्मल डिलीवरी क्या कम होती हैं? जी, जैसे जैसे आजकल लोग अपने बच्चे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, खुद की हेल्थ के लिए, खुद के बॉडी के लिए बहुत अवेयर हो गए हैं, तो हम नॉर्मल डिलीवरी जिसमें रिस्क होता है बच्चे को या माँ को, तो हम सिजेरियन के लिए माँ से, उनके पेरेंट्स से, उनके घर वालों से पूछते हैं, कंसेंट पे साइन कराते हैं, तब लेते हैं। जब किसी में रिस्क होता है किसी भी चीज का कि इस कंडीशन में आपकी मदर को हो सकता है, फीटस को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बेनिफिशियल के लिए आपको अगर सिजेरियन करा रहे हैं तो बिल्कुल सेफ जगह पे, अच्छे गवर्नमेंट सेटअप में, अच्छी या फिर प्राइवेट सेटअप में भी तो अच्छी जगह आप सिजेरियन कराएं, दैट इज ऑल्सो सेफ। आजकल आपने कहा रेट ज्यादा हाई हो गया, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर बच्चा उल्टा होता था तो लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते थे। अब अगर बच्चा उल्टा होता है और आप नॉर्मल की तरफ जाते हैं तो बच्चे का सर अटक सकता है, तो ऐसे केस में बच्चा खत्म हो सकता है पेट में या आधे रास्ते में। तो वो सब मोर्टेलिटी अवॉइड करने के लिए मदर को दिक्कत हो सकती है। कभी कभार मदर की बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है प्रेगनेंसी के टाइम, उस टाइम में मदर को दौरे आ सकते हैं। वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए वो आईसीयू में ना जाए, और अगर समय से पहले दर्द आने शुरू हो गए तो आप हमेशा ऐसी जगह पे जाइए, चाहे प्राइवेट सेटअप में जाइए, चाहे गवर्नमेंट सेटअप में जाइए, आप जहां उधर ही जाइए जहां नर्सरी फैसिलिटी हो। बिकॉज उस टाइम पे आपको नर्सरी में बच्चा 1 महीना, 1.5 महीना जैसे भी होगा, आपके पास पीडियाट्रिशियन होगा तो अच्छा होगा कि बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और मदर के लिए भी अच्छा होगा, दोनों के हेल्थ के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो डॉक्टर अपूर्वा जी, पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं हाई थी, आज टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है,
तो पहले एक माँ का जो सपना होता, बनने का सपना होता था एक औरत का कि मैं माँ बनूं, लेकिन कभी ऐसी कंडीशन होती थी कि चाहे वो मेल साइड से चाहे फीमेल साइड से कि वो माँ का सुख नहीं ले पाते थे। आज वो टेक्नोलॉजी है कि माँ का सुख ले सकते हैं एक दंपति, है ना। तो आईवीएफ जो है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं कि ये एक टेक्नोलॉजी क्या है, इसको किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं एक माता पिता। देखिए, अगर आपको 1 साल से ज्यादा आप साथ में रह रहे हैं और आपको ट्राई कर रहे हैं और आपको बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। आईवीएफ में काफी सारे सेक्टर्स आ गए हैं। आपको अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, आपके हस्बैंड का फुल बॉडी चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड भी उतनी इनफर्टिलिटी के लिए कंट्रीब्यूट करते जितनी फीमेल करती हैं, तो किसी एक को तो आप ब्लेम कर नहीं सकते। आईवीएफ एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नया वो आया, और इसमें काफी सारी नई चीजें आपको लिए खुल चुकी हैं। नए अगर आपको अफोर्डेबल नहीं होता कई सारे लोगों के लिए, कई सारे पेरेंट्स के लिए आईवीएफ, तो गवर्नमेंट सेटअप में भी आईवीएफ स्टार्ट हो गया है। आप अपने गूगल में या किसी से पूछ के आप उन सेटअप में जाके आप आईवीएफ के लिए ट्राई कर सकते हैं। फुल बॉडी चेकअप कराओ, आप अपने मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री को ध्यान रखो कि मेरे मेंसेस रेगुलर है या नहीं है, मुझे कोई व्हाइट डिस्चार्ज आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब चीजें, वो सब इन्फेक्शन भी एक कारण हो सकता है इनफर्टिलिटी का, वो सब आप अगर ट्रीट करवाएंगे। कोई और ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं उसको अवॉइड कीजिए जब आप कंसीव करना चाहते हैं। फोलिक एसिड एक टैबलेट आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बच्चे अगर बार बार खराब हो रहा है उस चीज के लिए थायराइड का चेक करवाइए। ये सारी चीजें बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जो आप करवा सकते हैं। जी डॉक्टर अपूर्वा जी, इस समय कोरोना काल चल रहा है जी, प्रेगनेंसी में कई तरीके की जो प्रॉब्लम्स वैसे भी एक महिलाओं को देखनी पड़ती हैं, कोरोना काल में तो कई तरह के और भी दिक्कतें समाज में देखी जा रही हैं, मेडिकल लाइन में देखी जा रही हैं। तो एक इस पीरियड में, कोरोना काल में, अगर कोई प्रेगनेंसी ऐसा कोई केस आता है तो ऐसी महिलाओं को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो इस दौर में किस तरीके से अपने आप को सेफ रखें मेडिकल लाइन में, तो कि जिससे उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी और सफल रहे। जी डेफिनेटली कोविड एरा है, ऐसे टाइम पे आपको हमेशा अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जरूरी है अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना। कोविड और साथ में प्रेगनेंसी दोनों चीज होना थोड़ा सा मदर के लिए आप मुश्किल का टाइम होता है, लेकिन घबराइए मत। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को जरूर दिखाइए। कभी कभार क्या होता है, आपको इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं आते, सीवियर सिम्टम्स नहीं आते, आपको ब्रेथलेसनेस नहीं होती, आप अगर अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन रखें, आप सबसे पहले अपने हॉस्पिटल में दिखाइए, आप चेकअप करवाइए, आपका कोविड कितना ज्यादा हाई है, टाइटर्स कितने ज्यादा है, वो करवाना बहुत जरूरी है। कभी कभार आपको होम रेमेडीज से भी, जैसे स्टीम लिया, कोई चीज ऐसी पिया, जो आपको चाय पिया, जो भी आपको थ्रोट के लिए, आपके कफ के लिए, जो भी आपके सिम्टम्स है वो रिलीव कराए, आपको कोई जरूरत नहीं मेडिकेशन के लिए। साथ में साथ अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने में अगर है तो कोई भी दवाई अपने आप से खाना अवॉइड कीजिए। जब आप मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 5th-6th मंथ में आते हो तो उस टाइम पे आप हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मेडिसिन ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी आप एंटीवायरल ड्रग लेना सही नहीं होता है, जो आप गूगल से सर्च मार के आजकल लोग कर लेते हैं। बिल्कुल। जब आप नीचे 7वें, 8वें, 9वें महीने पे आते हैं तो आप मोस्टली आपके लिए ड्रग सही है, सेफ होती है। कई सारी आती है जो आप सर्दी जुकाम की जो ड्रग होती है, लेकिन अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे तो अवॉइड कीजिए वो सब लेना। नॉर्मल भाप लीजिए, अपना अच्छा खाना खाइए, बेबी को घूमने का ध्यान रखिए। कहीं पर भी उसमें प्रॉब्लम होती है, कहीं पर भी आपको लगता है कि मुझे बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप जाके अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलिए, क्योंकि ऐसे केस में जब एंड के टाइम में आपको बुखार आना बच्चे के लिए हानिकारक होता है, आपका बच्चा अचानक खत्म हो सकता है पेट में। तो ये सब चीजों का माँ को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हाँ, घबराने की बात नहीं है। कोरोना एक ऐसी डिजीज है जो ट्रीटेबल भी है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव होके ठीक होके आई हूँ, तो मैं कह सकती कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए तो आपको कुछ नहीं होगा। आप अच्छा खाइए पिए, घबराइए मत, बच्चे का ध्यान रखिए, आराम कीजिए, सबसे बेस्ट होगा। और अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से जरूर मिलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर अपूर्वा जी, अब हम चेंज करते हैं अपने क्वेश्चंस को, क्योंकि आप गायनोलॉजिस्ट के साथ साथ एक मॉडल और एक अभिनेत्री भी हैं। तो एक सफल अभिनेत्री किसे कहा जाता है? कैसे वो सफल, उसका ये क्राइटेरिया कैसे गिना जाएगा कि वो एक इस लाइन में अपने आप को सफल बनाए? देखिए हर्ष जी, ये सवाल जो आपने अभी ट्रैक चेंज किया, सफलता अभी तक मैं कह नहीं सकती मेरे हाथ आई है। हाँ, मैं उस मंजिल पे, मुझे ट्रैक सही मिला, मैं अपने ट्रैक से आउट ऑफ ट्रैक कभी नहीं गई हूँ, क्योंकि हमेशा एक सपोर्ट रहा है, एक फैमिली बैकग्राउंड जो बहुत जरूरी है।
आपको ये मन को आगे आगे हौसला देने के लिए। बिकॉज बॉम्बे में क्या होता है या कोई भी फिल्मी लाइन में क्या होता है, यू डोंट, आपका कोई लिखाई पढ़ाई तो है नहीं जो 4 कमरे में बैठ के मेहनत किया, एग्जाम दिया और क्लियर हो गया और आप बैठ गए सीट पे जाके। जब आपको दूसरे से काम लेना होता है, दूसरे को ये बिलीव करवाना होता है यस आई एम केपेबल इनफ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिनको आप जानते नहीं है उनसे मिलना, उनसे कांटेक्ट करना, तो कांटेक्ट करना, अपना हुनर दिखाना आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन आपको इतने सारे वेब प्लेटफॉर्म मिल गए हैं, आप उस पर डाल दीजिए। आपको इतने सारे सोशल नेटवर्क साइट्स मिले हैं जिनमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, व्यूज से आप अपने आपको फेमस कर सकते हैं। तो काफी रास्ते पहले से तो आसान हो गए हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन अगर आपके अंदर हुनर है और आप परसिस्टेंट हैं अपने काम में, क्योंकि उस फील्ड में, बॉलीवुड में या एक्टिंग में या मॉडलिंग में परसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप लगातार अपनी मेहनत करते रहिए। बीच में अगर आप छोड़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं से हट जाएंगे। अच्छे बड़े बड़े, नाम नहीं लेना चाहूंगी, बड़े बड़े एक्टरों के बच्चे भी उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। हाँ, मैं उन सबके सामने अभी बहुत छोटी हूँ ये बात कहने के लिए, बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि किसी भी काम के लिए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो मॉडलिंग फील्ड है, चाहे वो एक्टिंग फील्ड है, परसिस्टेंसी और हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अपूर्वा जी, एक लड़की जब बॉलीवुड की तरफ रुख करती है, मॉडलिंग की तरफ रुख करती है, तो उसके सामने कई तरीके के एक क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो क्या आपको लगता है इस फील्ड के अंदर कुछ ऐसा ब्लैक पार्ट है कि जो फेस करना ही पड़ता है एक लड़की को? जी, आपका सवाल ही बहुत अच्छा है और मैंने कई बार इस बात पे वीडियो भी बनाई हुई है अपनी। आप एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से कॉमनर जब एक लड़की जाती है तो उसको चैलेंजेस तो फेस करने पड़ते हैं। नॉट ओनली उसको सर्वाइवल, सबसे पहला चैलेंज मैं कह सकती हूँ, सर्वाइवल इज द फर्स्ट चैलेंज। उसको अपनी रोटी, 2 वक्त की रोटी, छत, इन सब की ओर ध्यान देना पड़ता है कि मैं अगले दिन की रोटी अगले दिन के लिए कहाँ रहूंगी। तो अगर आपको इन सब का जब सपोर्ट नहीं मिलता तो थोड़ा इंसान, थोड़े लड़की या लड़के के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अब तो लड़कों के लिए भी काफी डिफिकल्ट हो गया है, तो चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। बट आप अगर अपने आपके अगर आसपास एक बैकअप प्लान है कि मैं, अगर मुझे कल की रोटी के लिए चलाना, मैं साइड में ये जॉब कर सकती हूँ या ये चीज में काम कर सकती हूँ। चाहे फिल्मी लाइन में जुड़ जाइए, कई सारे लोग डायरेक्टर के साथ जुड़ के अपना रोजी रोटी भी कमा रहे हैं और अपने पैशन को भी पूरा कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े कलाकार हैं, टीवी एक्ट्रेस जैसे हैं, वो कहते हैं हमने पिज्जा बेच के और मैंने घर में बुक्स डिलीवरी करवा के और ऐसे करके मैंने कमाया भी था, ऑडिशंस पे भी जाती थी। आपने पार्थो घोष जो एक सफल डायरेक्टर भी हैं, उनके साथ आपने काम किया, बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया। तो डॉक्टर अपूर्वा, अब आपके पास कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे डॉक्टर अपूर्वा काम कर रही हैं और आने वाले टाइम में वो हमारे दर्शकों को अपनी एक्टिंग से, अपने मॉडलिंग कैरियर से मंत्रमुग्ध करेंगी? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? जी, फिंगर्स क्रॉस्ड है मैं तो उन प्रोजेक्ट्स के लिए, बट प्रोजेक्ट्स काफी सारे कर रही हूँ। लेकिन क्या होता है, अब फिल्म बन जाती है और फिल्म मार्केट तक आने में थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज पीवीआर और ये सब क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सेस नोन फेसेस को देखना चाहते हैं। दे आर लाइक फ्रेश फेस को देखने के लिए थोड़ा सिचुएशन मुश्किल हो जाती है एक फ्रेश बंदे को लॉन्च होने में। मुझे मौका मिला है सही बड़े पार्थो दादा के साथ काम करके और अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ काम करके। तो मेरी साउथ फिल्में हैं जो काफी सारी लाइन में लगी हुई, प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, जो आएंगे, आप नियर फ्यूचर में देख सकते हो। और आगे आगे मैं और फिल्में बनाऊंगी, लेकिन बॉलीवुड की तरफ अब मेरा थोड़ा कम ध्यान है। मैं साउथ और मेरी एड फिल्म्स काफी सारी। जी डॉक्टर अपूर्वा जी, मैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। उन महिलाओं के लिए, उन युवतियों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, आपका क्या मैसेज रहेगा जो मॉडलिंग में, जो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं? ऐसी लोगों के लिए आपके लिए क्या टिप्स हैं? मैं जैसे पूरे थ्रू आउट इस सेशन में हर्ष जी बताती रही हूँ कि आप चाहे किसी भी फील्ड में जाए, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाए, आप कोई भी छोटा मोटा जॉब करें, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने काम में। आपको कई बार चैलेंजेस ये आएंगे कि मैं क्या करूं, मुझे इतने फेलियर मिल चुके हैं, अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन हर रोज कितने लाखों लोग जाते हैं और उनमें से बहुत कम बन पाते हैं। वो सिर्फ इसलिए बन पाते हैं क्योंकि उनमें वो कंसिस्टेंसी रहती है। अगर आपको लगता है आपकी कला में या आपके वर्क में या कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी में कमी आ रही है, उसको इम्प्रूव कीजिए।
क्योंकि आपको इतने प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स आपको मिले हैं, इतने रियलिटी शोज आते हैं, उससे आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। क्योंकि हर जगह अगर मैं ये बोलूं नेपोटिज्म चल रही, नहीं, ऐसी बात नहीं, हर जगह नेपोटिज्म नहीं है, हर जगह ग्रुपिज्म नहीं है। तो आपको जहाँ पे टैलेंट है एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से, दूसरी जगह, तीसरी जगह से। अब वो लीग जो हो गए, कुछ दिन से जो लीग और सिनेरियो थोड़े ब्रेक होने लग गए हैं, लोग थोड़ा सा कॉमनर की तरफ ध्यान देने लगे हैं। आप देख रहे हो ना वेब सीरीज में कितने नए लोग लॉन्च हो रहे हैं। तो जो भी लड़का या जो भी लड़की को लॉन्च होना है या अपना टैलेंट दिखाना है, वो अपने पहले टैलेंट को थोड़ा सा खुद अपने घर पे अपने होमवर्क कीजिए कि हाँ मैं कर रही हूँ या नहीं कर पाई हूँ। अपना एक बैकअप स्ट्रांग रखिए कि उनको कहीं फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज बॉम्बे में सरवाइव करना विदाउट फाइनेंशियल बैकअप बहुत मुश्किल हो जाता है जी। और अपना फाइनेंशियल बैकअप स्ट्रांग रख के बस आप अपनी मेहनत करते रहिए, किसी भी फील्ड में आप सक्सेसफुल डेफिनेटली हो जाएंगे। और बीइंग अ डॉक्टर, मैं अपने दर्शकों को और हर जी आपके व्यूअर्स और न्यूज 28 चैनल के जितने भी व्यूअर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि अगर आप जब भी आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, कोई भी जॉब कर रहे हो, स्पेशली विमेन, आजकल जो वर्किंग वुमेन है वो अपने हेल्थ के लिए कैसे फिट रखेंगे, हमेशा एरोबिक एक्सरसाइज है 30 मिनट की वॉकिंग जरूर कीजिए, चाहे मॉर्निंग में कीजिए चाहे इवनिंग में कीजिए। अगर आपको कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, आपके मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहे हैं, तो हमेशा अपने गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। दूसरी और सबसे एंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको पेरिनियल हाइजीन, मतलब जिसको क्या कहते हैं, अगर आपको अंदरूनी हाइजीन, आपके वाइट डिस्चार्ज या आपको कोई भी किसी भी टाइप की पर्सनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो गूगल पे ना देखिए और अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। बिकॉज क्या होता है, आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, आप एक महिला हैं जो घर भी देखती हैं, बाहर भी काम कर रही हैं, या फिर जो हाउस वर्किंग महिलाएं हैं, उनको काफी सारी चीजें देखनी पड़ती है, अपनी बच्चों के लिए काफी सारी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। और अगर आपके बच्चे नहीं है तो IVF, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन आपको काफी सारी चीजें, जिससे आप अपनी हाइजीन इंप्रूव कर सकते हैं। और आजकल काफी सारी ऐसी चीज आ गई हैं, काफी गवर्नमेंट क्लिनिक खुल गए हैं जो फ्री हैं, वहां पे आगे कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आप दिखा सकते हैं। बिकॉज जब आप फैसिलिटी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। जी जरूर डॉक्टर अपूर्वा जी, आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं, जो आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए न्यूज़ 28 परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और यही उम्मीद करता है कि आप हमेशा सफलता की सीढ़ियां यूं ही चढ़ती रहें और एक दिन सफल अदाकारा के रूप में और एक सफल डॉक्टर के रूप में हमारे दर्शकों को आप यूं ही अपनी जो जीवन यात्रा के बारे में हमेशा बताते रहें। जी, थैंक यू हर्ष। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर अपूर्वा नैन जी, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में आपसे साझा की, अपनी हर बात को, अपने मेडिकल करियर के बारे में, अपने मॉडलिंग, अपने एक्टिंग के बारे में उन्होंने डिस्कस किया और बहुत ही हेल्थी टिप्स भी आपको बताए कि आपको अगर कोई महिलाओं को कोई प्रॉब्लम्स हैं, युवतियों को कोई प्रॉब्लम्स है हेल्थ को लेकर, तो उसके लिए भी बेहतरीन टिप्स बताए। साथ ही साथ उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग के क्षेत्र में भी किस तरीके से जो डिफिकल्टीज आती हैं न्यू कमर्स के सामने, उनको वो क्या टिप्स जरूरी होने चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताया। अब हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में फिर एक नए मेहमान के साथ आपसे रूबरू कराएंगे उनकी जीवन यात्रा के बारे में। तब तक मुझे हर्ष कुमार को आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।